है इनऑर्गेनिक क्या बेटा? इनऑर्गेनिक में मैं कोई एक्सेप्शन हो तो, और कोई अगर कोई पैटर्न हो वो भूल जाती हूँ। देखो उस केस में भी यही करना है, अगर मान लो कुछ ही मतलब सब कुछ नहीं भूलती हूँ, कुछ कुछ नो। भूलती हूँ, तो हाँ हाँ। वही सेम चीज है। वहां आप अगर आपने एनसीईआरटी में हाईलाइट किया हुआ है उसको बार बार हाँ आपको मैम। रिवाइज करना है, क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं स्पेशली जहाँ पे हमें रटने का होता है ना, वहां पे हमें फिर उन एक्सेप्शंस को जो पैटर्न है लाइक जो तुम्हारे एनसीईआरटी में टेबल हैं उनको बार यस बार मैम। बार बार रिवाइज करना है। तुम्हें अपनी साइड से तो बेटा मेहनत करनी ही है, मैं भी अपनी साइड से डेफिनेटली मेहनत करूंगी आप लोगों पे। ठीक है, आप यस लोगों मैम। पे सारे इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शंस कराऊंगी, मैं सारी नेम रिएक्शंस कराऊंगी, वो करवाऊंगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप लोग अपनी प्रिपरेशन साथ साथ करते जाइए। ठीक है, चलो। यस मैम। ठीक है, ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे नहीं। ठीक है, आई थिंक मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए। सभी ने अपनी नोटबुक निकाल ली है क्या? यस ठीक, मैम। तो ओके ग्रेट। तो अभी अपने पास अनुष्का, नैन्सी, मुस्कान, दीपक, अंजलि, राशि, सबा और साक्षी, नीलम, नीलम भी आ गई है, अर्पिता भी आ गई है। ओके, तनीषा हैज ज्वाइंड। अरे तुम लोग मैम को बोलते हो है ना कि याद करवा दो, मैम हमें याद दिलवा दो कि आज केमिस्ट्री की क्लास है, हम तो भूल जाते हैं, हम बहुत बिजी रहते हैं। ठीक है, अरे क्लास में आ जाए करो। ठीक है, मुझे क्लास में 15 बच्चे भी चलेंगे, लेकिन वो 15 ऐसे होने चाहिए जो जी जान लगाने में, जो जी जान लगा दे। ठीक है, मेरे को ऐसे बच्चे ही चाहिए मेरी क्लास में, बेशक वो फिर स्ट्रेंथ कम ही क्यों ना हो। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि अब वो क्या बोलते हैं, इट्स हाई टाइम जब हमें ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी एग्जाम चल रहे हैं आप लोगों के। नहीं अर्पिता, तुम्हें नहीं जाना है, तुम यहीं पे ही रुको। ठीक है, तुम्हारी टेंशन मैंने ले रखी है, तुम रहने दो, तुम मत लो अपनी टेंशन। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं, और कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता दूंगी, है ना। चलो, किसका कॉल आ रहा है? चलो, तुम बच्चों की टेंशन मैंने लेनी है, तुम अपनी टेंशन नहीं लोगे, समझ में आई? अपनी टेंशन मुझे दे दो। ठीक है, चलो, जल्दी से नोटबुक निकाल लो एक बार बेटा। ठीक है, और हम फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप हैंड रेस करेंगे, नहीं आता है तो कुछ नहीं बोलेंगे, आप मुझे बस ये बता देना मैम मेरा ये गलत हो गया था। ठीक है, किसी का सिली मिस्टेक हुआ, किसी का कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुआ, आप मुझे वो बताएंगे। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक आंसर मैच नहीं किए हैं, जिन्होंने एनालिसिस नहीं किया है कल के पेपर का, वो प्लीज मेरे साथ करते जाना। और जिनका ये क्वेश्चन हो गया था वो हैंड रेस कीजिए। ठीक है, हाँ, साक्षी, मुस्कान, अर्पिता, आप तीनों का हो गया था। दीपक आपका हुआ था क्या? नीलम? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है बेटा। नो मैम। अच्छा, नीलम नहीं हुआ था, ठीक है। अर्पिता तुम्हारा भी नहीं हुआ था? हो गया था, हाँ। तो मुझे बताना एक बार, अब इतनी बार मैंने अर्पिता का ही नाम ले लिया, बताना क्या किया था इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखना कि मैं कैसे अप्रोच कर रही हूँ चीजों को, फिर तुम देखना कि तुम क्या करके आए थे कल वाले पेपर में। ठीक है, हाँ बताओ। मैम बी ऑप्शन। assertion इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, थोड़ा एक्सप्लेन करना। मैम क्योंकि इसमें जो रीजन है उसमें लिखा हुआ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो वो कंस्ट्रक्टिव होता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड जो होता है उसका मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली देखो कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए जो क्वेश्चन आया है वो कहाँ से आया है, केमिकल बॉन्डिंग से। ध्यान से सुन लो, नीट में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, पढ़ तो तुम सब रहे हो,
लेकिन एक स्मार्ट वर्क गुड आफ्टरनून मैम। ठीक है, गुड आफ्टरनून बेटा। ठीक है, तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है वो कौन से चैप्टर से पूछा हुआ है। जब ये पता चल गया है तो आपको ये देखना है क्या वो चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है क्या। अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है, जो कि सबको पढ़ना है, हाई वेटेज चैप्टर है, तो आपको वो क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है। समझ रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं कमी है। जैसे इसमें बोला हुआ है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीज बिटवीन द न्यूक्लियाई। हाँ, न्यूक्लियाई के बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, अट्रैक्शन ज्यादा, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, अगर एंटी बॉन्डिंग होता तो उसमें क्या होता, न्यूक्लियाई के बीच में रिपल्शन होता है ना, एनर्जी ज्यादा और स्टेबिलिटी कम होती। तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है बेटा। ठीक है, और उसके अलावा रीजन क्या बोल रहे, रीजन ये बोला जो तुम्हारा वेव फंक्शन है, जब आप इनका एडिशन करा रहे हो तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जो तुम फिजिक्स में पढ़ते हो। ठीक है, वो ऐड हो जाएगा, जबकि डिस्ट्रक्टिव में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, वो एंटी बॉन्डिंग में होता है। तो यानी कि असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। अब मैं इसकी एनसीईआरटी की स्निपिंग भी लाई हूँ तुम्हें ये दिखाने के लिए कि जिससे ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, मतलब उसने एनसीईआरटी इसकी नहीं रीड करी है। समझ में आया। इधर देखो, इधर देखो, ये एनसीईआरटी से ही है बच्चे। ये देखो, ये लिखा हुआ, द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव or destructive interference for the electron waves of the combining atoms. In the formation of bonding molecular orbital, the two electron waves of the bonding atom reinforce each other due to constructive interference. Earlier read, while in the formation of anti-bonding, electron waves are cancel out each other due to destructive interference. अब तुम ये देख लेना, अगर तुमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया है तो तुमने ये क्यों नहीं पढ़ा, अपने आप से पूछना। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बोल रही हूँ बी इज करेक्ट। असर्शन आपका करेक्ट होगा और रीजन इनकरेक्ट होगा। जिसका ठीक था, जिसने सही कॉन्सेप्ट लगाया था, वेल डन। जिसने नहीं लगाया था, मतलब आपको ये टॉपिक आपकी एनसीईआरटी से पढ़ना है अभी। क्लियर है, इसको बोलते हैं एनालिसिस करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन जिसका हो गया था मुझे बस हैंड रेज कर दो, जिसका नहीं हुआ तो बता देना कि मैम मेरा गलत हो गया था। अच्छा, आरिफ आ गया है, ठीक है। आरिफ, तुम्हारा वो फर्स्ट वाला 51 वाला सही था क्या। मैम नहीं, उसके रीजन में मिस्टेक हो गई थी, दोनों करेक्ट कर दिए थे। एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, ये वाला 3 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है, आरिफ, नैन्सी, अक्कू, मित्तल। और बताओ भाई, रुचि हो गया था ये वाला क्वेश्चन। तनीषा, नीलम, मैं ड्रॉपर वाले स्टूडेंट से इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो आए थे अभी परसों मैम ये वाला टेस्ट। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने 490 लगा दिया था, 495 होगा इसका। अच्छा, वो सिली मिस्टेक के कारण हुआ या कैलकुलेशन में मैम मिस्टेक? कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो गई थी ना इसमें, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करी तो उसी में गड़बड़ हो गई। अच्छा, चलो ठीक है। देखो, मैं एक बात से एग्री करूंगी रुचि की कि कैलकुलेशन इसमें ज्यादा थी, है ना। चलो मैं मान लेती हूँ, अगर तुम्हारे मान लो नीट में क्वेश्चन आया तो नीट में सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है कि ये वैल्यूज ऐसी ना लिखी हो, थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो, और होती भी है। क्योंकि मैं आपको बोलती हूँ कि नीट का पेपर आपको जो है, कई बच्चे तो ये सोचते होंगे मैम सेम बात बार बार रिपीट करते, बट मुझे करना पड़ेगा, है ना। वो मानते नहीं हो आप लोग, सुनते नहीं हो। तो कम से 1 मिनट से कम में आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन उसमें पेपर में ना हो, बट ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बोला हुआ है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस फ्रॉम 445 ग्राम ऑफ, जो ये आपको मॉलिक्यूलर ये कंपाउंड दिया हुआ है C57H110O6 बताना आपको। तो यानी कि अब ग्राम में इन्होंने, देखो मोल में पूछता ना वो हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाता, बट इसने मास में पूछा है तो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको निकालना पड़ेगा, निकालना है एक बार इसका मॉलिक्यूलर मास। किसी ने निकाला हुआ है क्या? मैम 896 है। मैम 890 था। 2 से मैम 890। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, किया था कि नहीं किया था, एक बार देख लेना। मैम क्या था जब यार आंसर सही। ठीक है, ओके। लिमिटिंग रिएजेंट क्या था इसमें?
बताओ, ये आपकी कंबशन रिएक्शन है, बोलो हाँ या ना। हाँ यस मैम। तो ठीक है, तो इसमें क्या बोल सकता है मैम, ये तो एक्सेस में ही ऑक्सीजन होगा, यानी कि ये लिमिटिंग रेजेंट है, ये डिसाइड करेगा कि हमारा वाटर कितना बनने वाला है। ठीक है, तो जब आप इसका मोलिकुलर मास निकालोगे, आप मुझे बोलो 890 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है, 1780 ग्राम आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अब इधर देखो 1780 ग्राम जो भी ये है, ये हमें कितना वाटर दे रहा है, 110 इंटू 18, यानी कि 1980 ग्राम वाटर दे रहा है, मल्टीप्लाई कर लेना। और आपको कितना दिया हुआ है, ये 445 ग्राम दिया हुआ है ये, तो 445 ग्राम में कितना होगा, 1108, यूनिटरी मेथड है, इंटू 445। तो जब आप इसको सोल्व कर रहे हो, जैसे रुचि ने बोला, इसका आंसर 495 आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ, अगर किसी ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, या तो अपने आप से पढ़ा है या मुझसे पढ़ा है, तो ऐसे क्वेश्चन अपन ने पता नहीं कितने ही किए हैं। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से नहीं हुआ है, तो फिर मतलब आपने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक किया, नहीं तो ये क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं था। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताते भी जाना, मैम मैंने ये गलती कर दी थी, जैसे अभी रुचि से पूछा, पहले अर्पिता से पूछा, रीप से पूछा, तो मुझे बता देना गलत हुआ था या ठीक हुआ था। अब ये 2 क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? नो हाँ मैम। बताओ, ठीक चल रहा है अभी तक सब? यस मैम। ठीक है, भागना मत क्लास से, क्योंकि मैंने अभी डिस्कस करना आप लोगों से, कल की क्लास रखूंगी, क्योंकि शिवानी मैम नहीं ले रही है। मैम मैंने ये छोड़ दिया था, छोड़ना नहीं था बेटा, छोड़ना नहीं था। और क्या कह रही है साक्षी, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई थी, दीपक भी कह रहा था मैम छोड़ दिया था, छोड़ना नहीं था बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो। ओके, ये वाला क्वेश्चन, ये कितने बच्चे करके आए ये क्वेश्चन? 53, क्योंकि मैंने तुम्हें 12th में नहीं पढ़ाया ये थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर। ठीक है, ये बताओ मुझे, वैसे सच में तो मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन क्यों डाला था कल मॉक टेस्ट में, ये जेई में पूछा जाता क्वेश्चन। मैंने करा था ये वाला, 62 आ रहा था मेरा। 62 आ रहा है, इसका आंसर भी वही है क्या? हाँ, इसका आंसर ए है। यस मैम। हाँ अर्पिता, तुम क्या कह रही हो? मैम इसे वही इंटीग्रेट करके सॉल्व करना था, लेकिन यस इसमें मैम, इंटीग्रेट कैलकुलेशन करना की ज्यादा थी। तो मैं मान के मैंने चल रही हूँ छोड़ वो दिया। इंटीग्रेशन तुम लोगों को आता था। यस मैम। यस मैम। ठीक है, गुड। फिजिक्स में आई थिंक सिखाते हैं इंटीग्रेशन ना, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में। यस मैम। अच्छा फिर ठीक है, फिर तो कर बेसिक मैथ में लेते है। हैं, बेसिक मैथमेटिक्स में। ठीक है, चलो फिर इसके लिए फिर हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, पहले पढ़ लो। सीपी की वैल्यू हीट कैपेसिटी दी हुई है कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, टी की टर्म्स में दिया, तो डेफिनेटली यहाँ पे इंटीग्रेशन को करवा के देख रहा है आपसे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, डेल्टा एच निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगने वाला है, डेल्टा एच इंटीग्रेशन T1 टू T2 NCP dt, यही लगेगा, देखो। ठीक है, यस मैम। एन को बाहर ले जाओ, अप्रोच में बता दे रही हूँ, सीपी क्या होगा, 23 प्लस 0.01 टी डी टी। ठीक है, अब आपको पता है 23 पॉइंट कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन टी हो जाएगा प्लस 0.01 टी डी टी। क्या होता है, जैसे हमारा एक्स डी एक्स क्या होता है, एक्स स्क्र बाय 2, तो टी डी टी क्या हो जाएगा, टी स्क्र बाय 2, तो 0.01 डिवाइडेड बाय 2 टी स्क्र। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो टेम्परेचर दिया हुआ है 300 2000, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो आपको करना है। समझ आ गई? तो क्या करोगे, बता देती हूँ मैं आपको, 23,000 माइनस 300 प्लस 0.01 बाई 2000 का स्क्वायर माइनस 300। बहुत बड़ी कैलकुलेशन है भाई साहब, बहुत बड़ी। वहां पे तो आई थिंक जो आप लोग ऑफलाइन टेस्ट देने आए थे, आपने मैनुअली सोल्व किया होगा, और जो बाकी बच्चों ने घर पे सोल्व किया, उन्होंने क्या कैलकुलेटर यूज किया था क्या? कैलकुलेटर यूज किया तो आ गया। नो मैम। मैम ये स्टिल लास्ट वाली से तो कम ही था, इसमें जो भी कैलकुलेशन थी उससे इजियर थी आई थिंक। ठीक है, तो इसका जब आप सोल्व कर लोगे बेटा, तो इसका आंसर आ जाएगा 62 किलो जूल। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा है, अब ध्यान से सुन लेना, कहीं पता हो चले कि थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा, ये क्वेश्चन देके थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ने लग जाओ। अगर आपने अभी तक थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, अपना बाकी का सिलेबस प्लीज अच्छे से करो। लेकिन अगर किसी ने थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एंड ये फॉर्मूला नहीं करा है, तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है,
हालांकि नीट में नहीं पूछा गया है, बट हाँ सिलेबस में है, जेई मेन में ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं पहले। ठीक है, चलूं आगे। तनीषा हो जाएगा बेटा? हाँ, फर्स्ट राउंड में नहीं करना था अनुष्का, क्योंकि कैलकुलेशन थी। ठीक है, ओके। नहीं, नीलम, तनीषा, ये हो गया था क्या? मुझे बताओ ना थोड़ा सा, क्योंकि आप सबके जो केमिस्ट्री में कम कम स्कोर गया है ना, 120 से नीचे गया है, तो आप प्लीज देखिए कि क्या हुआ था। ठीक है, अब हो जाएगा नीलम। ओके, ये वाला क्वेश्चन आओ, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, रेफरेंस मैं लगा के आई हूँ यहाँ पे एनसीईआरटी। ठीक है, एक बार रीड करना बेटा इसको। रीड करो बच्चों। A flask contain a mixture of isohexane and 3-methylpentane. One of the liquid boil at 63 degrees Celsius, while the other boils at 60 degrees Celsius. What is the best way to separate the two liquid and which one will be distilled out first? ये शायद पहले भी आया था कभी, मुझे थोड़ा ऐसा ब्लरी सा हो रहा है, कभी टेस्ट में पूछा हुआ है ये पहले। यस मैम, नवंबर में। अच्छा, अवंती वाले टेस्ट में, मतलब अच्छे से टेस्ट करते हो फिर तुम लोग एनालिसिस अगर याद है तो। ठीक है, अच्छा बताओ भाई, बस इन तीनों का हुआ था क्या? अनशुआ, मुस्कान एंड दीपक का हुआ था? रुचि, नीलम का हो गया था? मैम इसका गलत हो गया था मेरा। गलत हो गया था, ठीक है। और बताइए बेटा, और भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, शबनम, स्वाति, सोनी, सोनम, सोनाक्षी। आज ज्यादा स्टूडेंट्स ड्रॉपर वाले हैं। आस्था, ठीक है, ओके। तो क्या मार्क करके आए वैसे, बता दो थोड़ा सा मेरे को। मैम ए करके आए हो, ठीक है। अब मेरी बात ना, एक छोटी सी आपको क्या बोलूं, सजेशन दे रही हूँ, जो आपको सुनना है मेरा। वो आपको ये जो आपको ये तो पता चल गया होगा, ये तुम्हारा आया है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वाले टॉपिक में से, है ना? ठीक है, जिसमें हम ये Yes, बहुत ma'am. सारी टेक्निक्स पढ़ते हैं, क्रोमेटोग्राफी हो गया, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, वो वहां से आया हुआ है। अगर आप मुझसे पूछोगे मैम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो क्रोमेटोग्राफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि सिलेबस, ध्यान से सुन लेना अब जो मैं बात बोल रही हूँ, अगर तुमने जीओसी करी है वो ठीक है, ये अलग पार्ट आ जाता है। तो मैं आप लोगों को, अगर आप चाहते हो ना कि आप लोगों के 4 नंबर तो बहुत अच्छे से पक्के हो जाएं, तो प्लीज ये 4-5 पेज है एनसीईआरटी के लास्ट के, इसको पढ़ लेना मेरे कहने पे। मैंने पढ़ाया हुआ है क्लास में, बट जिसने मेरी क्लास अटेंड नहीं किया, किसने कहीं और से पढ़ा है, कुछ भी हो, लेकिन आप लोग ये 4-5 जो पेजेस एनसीईआरटी में है, ड्यूमास मेथड है, जेल्डाल मेथड है, प्लीज कर लेना, क्योंकि एक 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अगर उसका मन हो तो एक तो वो मेथड से क्वेश्चन बनाएगा 4 नंबर का, एक वो क्वालिटेटिव से बनाएगा, है ना? लजाइन एक्सट्रैक्ट जिसमें आप पढ़ते हो, बता रही हूँ सभा में। ठीक है, नाइट्रोजन सल्फर का टेस्ट, हेलोजन का टेस्ट, समझ रहे हो, क्लोरीन का, कैरियस मेथड, ये सब जो है मेरे कहने पे पढ़ लेना। अब ये कौन से चैप्टर में? तुम्हारा 11th का जो चैप्टर है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ जनरल ऑर्गेनिक प्रिंसिपल, वो वाला तुम्हारा चैप्टर रहेगा, उसके लास्ट में है ये। मतलब तुम लोग इस टाइम पे मुझसे पूछ रहे हो मैम चैप्टर कौन सा है, हद हो गई भाई। ठीक है, प्लीज पढ़ लेना उसको। मैम इसका आंसर वैसे उसमें तो बी दे रखा है आंसर की में। नहीं बी नहीं होगा, सिंपल डिस्टिलेशन से नहीं करते। देखो चेक करो, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। 54 का ए दिया होना चाहिए, ए दिया हुआ बेटा, एक बार चेक कर लेना, पीडीएफ आ गई होगी ना। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मैंने बोल दिया कि तुम्हें अगर 4 नंबर लेने हैं तो ये कर लो। अगर एग्जामिनर का दिमाग घुमा तो वो 2 क्वेश्चन ही यहाँ से बना देगा, क्योंकि सिलेबस हो गया रिड्यूस, तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तुम बेशक पेपर में जब जाओगे तो देख लेना कि वहां पे तुम्हें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी हो जाए, हमें मेहनत ही ना करनी पड़े, तो जाके लेक्चर देख लो मेरा, 1.5 घंटे मतलब 2 तुम्हें मिलेंगी वीडियो। अगर तुमने ऑलरेडी कहीं से, मतलब कहीं से भी पढ़ा हुआ है, खुद से पढ़ा हुआ है, तो मेरे कहने पे एक बार उसको दोबारा रिवाइज कर लेना आज, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं।
आइसोहेक्सेन एंड 3 मिथाइल पेंटेन तुम्हें दे रखा है, पहले तो इनके स्ट्रक्चर बनाने अभी आने चाहिए। एक का बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें दिया हुआ है 63, एक का दिया हुआ है 60। तो बेटा जब भी बॉइलिंग पॉइंट में कम डिफरेंस होता है तो वहां पे आप सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक नहीं यूज कर सकते हो। पढ़ना एक बार इसको एनसीईआरटी की स्निपिंग को। इफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑफ टू लिक्विड इज नॉट मच, सिंपल डिस्टिलेशन कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट देम। समझ आई? और अगर तुम लोगों ने जेई मेन का पेपर देखा होगा तो यहाँ से क्वेश्चन उन्होंने बनाया, और तुम मानोगे जो ये टेक्निक्स दी हुई है ना, इनके पहले 5-6 लाइनों से ही क्वेश्चन बना रहे हैं कि बताओ ये ऐसा हुआ तो इसमें कौन सा टेक्निक यूज हुआ, ये ऐसा हुआ तो इसमें कौन सी टेक्निक यूज होगी। यानी कि हमें ये पता चल गया कि इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वी कांट यूज सिंपल डिस्टिलेशन टू सेपरेट दिस। यानी कि ऑप्शन ए या डी में से ही होगा। क्या कह रहे हो? ठीक है साक्षी। अब बनाना आइसोहेक्सेन कैसे बनता है, बनाओ सारे बच्चे एक बार। और ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप लोगों को बेटा पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बन गया ये। और ये बना दो 3 मिथाइल पेंटेन। हो गया? वैलेंसी पूरी करते रहना भाई, है ना। चलो अब हमें दिख रहा है, अब देखो ओके, इसका मॉलिक्यूलर देखो, बॉइलिंग पॉइंट अब दो चीजों पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास और आपका सरफेस एरिया। अगर ये दोनों चीजें आपको लग रहा है सेम है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे एक तीसरी चीज आती है, फिर सिमेट्रिकल सिस्टम देखना पड़ेगा। आपको पता है जो ये 3 मिथाइल पेंटेन है सिमेट्रिकल है बच्चे, और सिमेट्रिकल वाले का सिमेट्री, एनसीईआरटी की लाइन बोल रही हूँ जो अभी मैं निकाल रही हूँ अपने मुंह से। सिमेट्रिकल वाले का क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यानी कि 63 डिग्री सेल्सियस होगा इसका, और 60 डिग्री सेल्सियस होगा आइसोहेक्सेन का। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वही पहले क्या बना लेगा, वेपर बना लेगा, और वो बॉइल हो जाएगा। तो यानी कि आंसर क्या मार्क करूं मैं इसका, ए मार्क करूंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया? में एक और कार्बन आएगा ना? हाँ जी बेटा, एक और कार्बन आएगा ना ऊपर वाले स्ट्रक्चर में? अच्छा मैंने कितने बना दिए, 5 बना दिए क्या? ये लो भाई कर लो, ठीक है। चलो चलूं आगे, चल लेना चाहिए मुझे आगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जिसको आता है, ये मुझे लगता है सारे बच्चों ने कर लिया होगा, क्योंकि ये बहुत फेमस क्वेश्चन हुआ है। आप जिस भी टीचर से पढ़े हैं उन्होंने पक्का बोला होगा कि भाई ये कर लो। एनसीईआरटी के जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है उसके लास्ट में मिलेंगे आपको ये चीजें। आगे याद? हाँ जी, थोड़ा क्लास को ना मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओ, मतलब ऐसा अब तुम ऐसे बैठो जब पता नहीं कौन सी टेंशन तुम्हें सता रही है, थोड़ा सा चिल मूड में बैठो, हो जाएंगी चीजें, है ना। चलो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हैंड रेज किए हैं, अर्पिता, रुचि, तनिषा। अरे क्या बात है। तो एक काम करो सारे बच्चे, मुझे इसका आंसर चैट बॉक्स में डाल दो। अब तुम सबने ही हैंड रेज किया है, और बाकी जिन्होंने नहीं किया तो बच्चे क्यों नहीं किया, बी, ठीक है, बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए बच्चे देखो इधर, ये तो शायद मेरे से पूछा भी था किसी स्टूडेंट ने। देखो अगर मैं बात करूं न्यूट्रल ऑक्साइड्स का, तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स आप लोगों को कैसे याद करोगे आप, नो को नाश हुआ, है ना, नो को नाश हुआ। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जो अभी भी भूल रहे हैं। ठीक है, नो को नाश हुआ मतलब NO को यानी कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाश यानी N2O एंड H2। ठीक है, NO2 नहीं होगा बच्चे, तो ध्यान रखना इनमें, N2 और NO2 में फंसाएगा वो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एम्फोटेरिक की बात करूं तो वही सेम ट्रिक जो मैंने क्लास में भी बहुत बार रिपीट कर दी, जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। याद है ये वाली चीजें? यस मैम। यस नहीं याद तो याद करो, यही काम आने वाली है पेपर में। जनाबे अली ने गाया बेकार बेकार पंजाबी सॉन्ग। आई नो हो जाएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बट स्टिल मैं, क्योंकि मैंने पेपर डिस्कशन रखा है तो ये चीजें मुझे बतानी चाहिए और बतानी पड़ेंगी। तो जनाबे में आपका वो आ जाएगा, जिंक का ऑक्साइड आ जाएगा, राइट, जिंक हो जाएगा। इसमें अली ने एल्यूमिनियम का ऑक्साइड आ जाएगा, गाया यानी कि गैलियम का ऑक्साइड आ जाएगा। इसमें बेरिलियम
सोडियम और क्रोमियम का ऑक्साइड आ जाएगा, पंजाबी में लेड का ऑक्साइड आ जाएगा, सोंग में आपका टिन का ऑक्साइड आ जाएगा। ठीक है, तो बस चेक कर लो बेटा एक बार, ये एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा Cl2O7, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा है, +7 है। ठीक है, Na2 आपका बेसिक हो जाएगा, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये आपका एम्फोटेरिक हो जाएगा एंड दिस वन इज योर न्यूट्रल। ठीक है, चलो एक बार ये एम्फोटेरिक वाले ट्रिक की एलिमेंट्स भी लिख देते साथ में। अच्छा, मतलब अच्छा तुमने मेरी क्लास नहीं ली, चलो ठीक है, आ जाओ लिखो भाई, जिंक ऑक्साइड लिखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखो, गैलियम ऑक्साइड लिखो बेटा, बेरिलियम ऑक्साइड लिखो, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड भी आपका वो होगा एम्फोटेरिक, क्रोमियम का ऑक्साइड लिखो, लेड का ऑक्साइड लिखो, टिन का ऑक्साइड लिखो। ठीक है, इसके अलावा अगर ये दिखे तो ये भी एम्फोटेरिक में ही आ जाएगा। ठीक है, SnO2 दिखे उसको भी एम्फोटेरिक में लगा देगा। मैम ठीक एक है बच्चे, वेनेडियम का भी आता है ना? हाँ V2O5 इज ऑल्सो एन एम्फोटेरिक। ये ट्रिक में वो नहीं आ रहा था तो मैंने नहीं बताया, पर हाँ चलो लिख लो V2O5 भी। ठीक है, चलो थैंक यू चलो मैम। आगे, चलो जी 56 पे आओ। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी तुम्हें प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, एक ये वाला क्वेश्चन 55 वाला और 56 वाला, ये बहुत बार आया हुआ है पहले तुम्हारा। बेंजीन और मिथेनॉल करेगा क्या पॉजिटिव डेविएशन? यस मैम। पक्का लगा दूं? ठीक है, यस मैम। देखो बच्चे, अब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है, तुम पेपर भी दिए हैं अभी बोर्ड्स के, तो तुम्हें पता होगा ये वाला जो क्वेश्चन है पॉजिटिव डेविएशन वाला, नेगेटिव डेविएशन वाला या एजियोट्रोप्स वाला, जिसमें मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप या मैक्सिमम बॉइलिंग, वो किस में होगा। तो इधर ध्यान रखना, मैं यहाँ पे ट्रिक भी लिख के आई हूँ, बट एक बार देख लो बच्चे। अगर मान लो लेट्स सपोज मैं एसीटोन का एग्जांपल ले लेती हूँ, अगर तुम एसीटोन में आप क्लोरोफॉर्म डाल रहे हो, ठीक है, तो जैसे ही आप ऐड करोगे इनके बीच में क्या होने वाली है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट उसका कम हो जाएगा, वो नेगेटिव डेविएशन में आ जाएगा। ठीक है, बेंजीन मिथेनॉल, बेंजीन को जब आप मिथेनॉल में डालोगे तो कोई खास इंटरेक्शन होगी नहीं, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना, अरे सॉरी भाई, कर लेना भाई इसको, ठीक ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये ट्रिक ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, ये मैंने मेरी क्लास के टाइम ही बताई थी, तो मैंने इसको अलग से नहीं लिखा है, इसको बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, देखो अगर तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन है, अगर वहां पे एल्कोहल, ध्यान से सुन लेना, एल्कोहल CCl4 या CS2 है मिक्सचर में किसी एक में, हाँ ये क्लास वाली ट्रिक है बेटा। ठीक है, तो जिसने लिखी हुई अच्छी बात है, जिसने नहीं लिखी हुई प्लीज इसमें से देख के लिख लेना। अगर मान लो आपके मिक्सचर में से कोई एक चीज एल्कोहल है, CCl4 है, CS2 है, तो वो पॉजिटिव डेविएशन होंगे एंड नीट में सारे सवाल बन जाएंगे इस ट्रिक से। अब आप ऐसे नहीं बोल सकते मैम इसके अलावा कोई और नहीं है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट इससे आपके नीट के बन जाएंगे। नेगेटिव डेविएशन में एसिड और एनालीन का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार देख भी लो, एसीटोन CS2, एसीटोन बेंजीन, ठीक है, इथाइल अल्कोहल वाटर, ठीक है, CCl4, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल CCl4, ठीक है। इसमें देखो एनालीन, क्लोरोफॉर्म वाला, ये तो देखो बेटा याद रखना, मैंने यहाँ पे स्टार भी मार्क किया हुआ है, HCl एसिटिक एसिड, HNO3, और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी, हो जाएगा क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन आया तो मैं नहीं चाहती आप लोग पेपर में गलत करके आ जाए। ठीक है, लिख लेना बेटा इसको। चलूं आगे, चलो ओके, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ था। इस क्वेश्चन में ना ये दोनों सेम दे दिए थे, तो इसको, इसका आंसर एक बार मैं 57 का मे भी देखना, एक बार चेक करना, डी होना चाहिए क्या, डी है क्या? डी है। हाँ, तो यहाँ पे ना इसको हटा के एलानिन कर लो आप, क्योंकि ये मुझे लगता है जिसको अगर ये वाली चीजें आती होंगी तो वो नहीं करके आया होगा ये सोच के कि COD में सेम है, और जिसको नहीं आता था वो तो छोड़ के ही आया होगा। अब मुझे सच में ये बता दो कि ये किसको नहीं आता था, सिर्फ वही मेरे को बताएंगे जिसको नहीं आता था बेटा। मुझे नहीं आता था, मुझे बस एक रुचि को, पता था। अर्पिता को नहीं आता था, मुझे भी नहीं आता था। रुचि को नहीं आता था। अच्छा, वो वाले बच्चे एक बार मुझे बताना, मेरी बायोमोलिक्यूल की क्लास ली थी क्या अर्पिता तुमने? नो मैम।
चलो अभी मैं मान लेती हूँ नहीं ली, मुझे पता नहीं है ली थी कि नहीं ली थी, अगर ली थी तो याद होना चाहिए था, बट ठीक है। अभी मेरी बात ना ध्यान से सुनना, अपने एनसीईआरटी की तुम वो खोलो, रहने दो, तुम मत खोलो, तुम कष्ट मत करो, मैं यहाँ पे लगा के आई हूँ स्निपिंग। इधर देखो बेटा, अब ना जो ये तुम्हारे अमाइनो एसिड्स हैं, ये तो तुम मुझे पता लर्न करते ही हो, है ना, तुम ये असेंशियल और करने भी हैं, असेंशियल हो गए, असेंशियल को तुमने ट्रिक से याद किया होगा, पीवीटी टिम हो, ये मेरी ट्रिक है, बाकी तुमने किसी कैसे और से ट्रिक कर से किया हुआ है, मुझे कोई वो नहीं है, ठीक है, जिससे भी कर रखी है आनी चाहिए। पीवीटी टिम होल में बेसिकली एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, बाकी सारे नॉन एसेंशियल होंगे, इनके स्ट्रक्चर भी करने, लाइक कौन से ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिसमें अल्कोहल कंटेनिंग है, कौन से ऐसे हैं जो एरोमेटिक कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स है, कौन से ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो सल्फर कंटेनिंग है, कौन से ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो एसिडिक ग्रुप कंटेनिंग है या बेसिक वाले हैं। तो ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, अगर ये नहीं किया जो मैं बोल रही हूँ वो करना है तुम्हें, ठीक है। बाकी इसका भी मैं बायोमोलिक्यूल्स की क्लास लूंगी, उसकी टेंशन मत लो, बाकी कर लेना ये, क्योंकि चैप्टर छोड़ने वाला तो है नहीं, 8 नंबर तुम्हारे बना दे रहा है, हो तुम बायो वाले, तो छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, अब जो ये क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा आया था जेई में, आया था 2022 और 23 में, नीट में अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में आ नहीं सकता, वो आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी से है। तो देखो बेटा, इधर यहाँ पे तुम्हारे अमाइनो एसिड्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे तुम्हारे लिखे हुए हैं 1 लेटर कोड, यहां से क्वेश्चन था। अब मैं तुम्हें लर्न करवा देती हूँ, फटाफट आ जाओ। देखो ग्लाइसिन का तो कोई रोला नहीं है, जी से स्टार्ट हो रहा है और जी ही उसका कोड है। एलेनिन में ए, वैलिन में वी, ल्यूसिन में एल, आइसोल्यूसिन में आई, यहां तक कोई भी लर्न कर लेगा खुद से, ठीक है। आगे कहाँ फंसोगे, आगे आ जाओ। आर्जिनिन में, अब ये मत दिमाग लगाना मैम, आर्जिनिन में ए होगा, आर्जिनिन में कैसे याद करोगे, बोलने में आप क्या प्रोनाउंस करो, आर्जिनिन, तो इसका लेटर कोड हो जाएगा आर, समझे गए। लाइसिन में अब एल नहीं है, के है, ठीक है। अब कैसे याद करोगे, एल से पहले क्या आता है, अल्फाबेट, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के, तो आप इसका ध्यान रखो, ये याद करने का तरीका है, 4 नंबर लेने हैं तो के इसका क्या हो जाएगा बेटा, लेटर कोड। एस्पर्टिक में कैसे याद रखोगे, आप इसको याद रखोगे एस्पर्डिक, एस्पर्टिक होता है ना, एस्पर्डिक से याद रखोगे और डी इसका लेटर कोड हो जाएगा। समझेगा कि नहीं समझेगा, जल्दी बताओ, ठीक है। एक यस और रह मैम। गया, ये रह गया ग्लूटामिक, इसको ऐसे लिख लो, ग्लू, ग्लू लिखते हो ना, ग्लू की स्पेलिंग लिखते हो GLUE, तो पीछे ई से खत्म हो रहा है ग्लू, तो ई उसका लेटर कोड हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आओ। यस मैम। ये बात है ग्लूटामिन, ये आपको ध्यान रखना है क्यू होगा, ग्लूटामिन, ग्लू क्यू, ग्लू क्यू, ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हैं। देखो दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है, ग्लूटामिक में भी और ग्लूटामिन में, तो आप एक याद कर लेना ये वाला ग्लू वाला, तो दूसरा आपको समझ में आ जाएगा कि मैम ने कैसे बताया था। एस्पर्जिन किससे खत्म हो रहा है, एस्पर्जिनो से खत्म हो रहा है ना, एन इसका लेटर कोड हो जाएगा, ठीक है। चलो थ्रियोनिन में कोई रोला नहीं है, टी, सिरीन में कोई रोला नहीं है, एस, सिस्टीन में कोई रोला नहीं है, मिथ्योनिन में कोई रोला नहीं है, फिनाइल में एफ से मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, एफ आ जाएगा। टायरो में, टायरोसिन में टायर, टायर वाई, ठीक है। करना है मैम, क्या करें, ट्रिप्टोफैन डब्ल्यू, हिस्टिडीन में कोई पंगा नहीं है, प्रोलिन में कोई पंगा नहीं है, ठीक है जी, हो जाएगा। अब तो मैम यस करना ही मैम। पड़ेगा, अब तो मैम करना ही पड़ेगा ठीक है, पता चले पेपर में आ गया और तुमको मैम ये क्या हो गया, बायोमोलिक्यूल तो पढ़ के आए थे, ये क्या आ गया, ठीक है बेटा। तो एक बार देख लो एक्सपर्टिक में, अब तो कर लोगे, ये हो ही गया याद, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बार घर जाने मतलब क्लास के बाद और रिवाइज कर लो, तो परमानेंट तुम्हारे, परमानेंट तो नहीं, जब तक नीट का पेपर नहीं हो जाता माइंड में रहेगा। एस्पर्जिन में क्या था, आर्जिनिन में तो पता चल गया, आर, आर्जिनिन, एस्पर्जिन नो, और एलानिन में ए, ठीक है। तो अगर ऐसे करके करोगे तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन, आज जिसको रिडोक्स चैप्टर नहीं आता ना, वो आज हो जाएगा आप लोगों का सिर्फ इस एक क्वेश्चन से, लेकिन पहले आप मुझे बता दीजिए कि हो गया था या नहीं हुआ था।
नहीं हुआ था, ठीक है। मैम इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बच्चे ए है, 2। अर्पिता हो गया, अच्छा अर्पिता, मुस्कान, रुचि, अनुष्वा, नैन्सी, मुस्कान, मतलब आप पांचों का हो गया था। आरिफ, दीपक, नीलम, तनीषा, तनीषा मैम गलत हो गया था। गलत हो गया था। चलो देखो, आज तुम्हें एक चीज बताने वाली हूँ, कभी जिंदगी में मत भूलना, क्योंकि देखो रिडोक्स चैप्टर से ना, अगर तुम एनएमसी का सिलेबस देखोगे तो उन्होंने रिडोक्स चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ दिया हुआ है ना, लेकिन रिडोक्स सिलेबस में तो है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर किसी ने रिडोक्स नहीं पढ़ा है, मतलब अगर आप पढ़ना चाहते हो, 3 लेक्चर में मैंने 11th क्लास को करवाया हुआ, आप देख सकते हो। बट अगर नहीं पढ़ना चाहते हो, नहीं पढ़ना चाहते हो, कोई बात नहीं, मैं क्लास लगाऊंगी, एक क्लास होगी 2 घंटे की, उसमें मैं सारे क्वेश्चंस करा दूंगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, आपको रिडोक्स में सिर्फ क्या क्या पढ़ना है, अगर किसी ने पढ़ा ही नहीं उसके लिए बोल रही हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट करके जाओगे, क्योंकि आपको पता है आपका पी ब्लॉक क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, तो पी ब्लॉक के कुछ स्ट्रक्चर आपके रिडोक्स में आ रहे हैं। ठीक है, वो आप करके जाओगे अच्छे से। आप बैलेंसिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, कोई भी अपने मनपसंद का मेथड आप ले लेना। ठीक है, आपको बस बैलेंसिंग आनी चाहिए। ठीक है, तीसरा टॉपिक आता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, और ये वहीं से टॉपिक है, मतलब ये इतना काम का है ना ये लॉ। अगर मान लो आपको इक्वेशन बैलेंस भी करने नहीं आती है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कुछ मोटी मोटी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। पहले मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देती हूँ आप लोगों के लिए। इन्होंने बोला है इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल, मतलब बेसिकली इनको ऑक्सीडाइज करना है, फेरस ऑक्सलेट को, फेरिक ऑक्सलेट को, फेरस सल्फेट को, फेरिक सल्फेट को एसिडिक मीडियम में। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं KMnO4 के। पेपर में भी KMnO था क्या? यस मैम। तो यस फिर मैम। यस तो मैम। तुम समझ गए थे वो KMnO4 था। हाँ। हाँ। मैम। यस मैम। अच्छा, जो नहीं समझा होगा फिर तो डेफिनेटली गलत ही आया होगा उसका आंसर, रिक्वायर्ड इज। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे आपको हो सकता है माइंड में ये वो करे कि ये तो डी एंड एफ ब्लॉक से रिएक्शन है, हमें बैलेंसिंग आनी चाहिए। नहीं, ऐसे वाले क्वेश्चन में बेटा ध्यान से सुनना, जब भी तुम्हारे पेपर में ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाए ना कि इस मिक्सचर के साथ, ठीक है, इतने मोल, इसका इतना वॉल्यूम रिक्वायर्ड वेट फॉर न्यूट्रलाइजेशन, मतलब ऐसे कुछ करके क्वेश्चन की लैंग्वेज हो ना, तो वहां पे आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को लगा के क्वेश्चन को एकदम सोल्व कर दोगे। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे बेटा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है, वो ये कहता है कि मिली इक्विवेलेंस ऑफ मिक्सचर जो बेसिकली रिएक्ट कर रहा है is equal to the milli equivalence of KMnO4। बस दोनों के मिली इक्विवेलेंस बराबर कर दो, तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब मिली इक्विवेलेंस क्या होगा, N1V1 होगा बेटा, N1V1 N2V2, बोलो हाँ या ना। अब नॉर्मेलिटी क्या होती है बेटा, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है, यस मैम। ये भी मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होगा। ठीक है, इंटू V2। अब आपको पता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो मैं लिख दूं नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, मतलब मेरा एक बन के आ गया नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। अब तुम पेपर में देख लेना कि उसने नंबर ऑफ मोल की टर्म्स में पूछा हुआ है, मोलैरिटी की टर्म्स में पूछा हुआ है, या नॉर्मेलिटी दी हुई है, तो वो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मोलैरिटी देख के पूछ सकता है, और नंबर ऑफ मोल्स भी, जैसे इसने नंबर ऑफ मोल्स देख के पूछा है। तो मैं जो ये ऊपर वाला है वो मैं इरेज कर दे रही हूँ, अगर तुम लोगों ने नोट डाउन कर लिया तो। थोड़ा सा टाइम जाएगा, देखो बेटा पेपर एनालिसिस में, है ना, तो थोड़ा सा टाइम दे देना मुझे। ठीक है, तो मतलब हमारा इससे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गई एक बात। अब इसको मैम यूज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें इजी वाली चीज बता देती हूँ। लिखो एक बार बेटा, ये मैंने अपनी क्लास में बताई थी, 135 बना, ये मैंने डी एंड एफ ब्लॉक में बताई थी तुम लोगों को, 135 बना। ये किसके लिए, KMnO4 के लिए है। ठीक है, बेसिक मीडियम में, स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में, दिस इज फॉर न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम, एंड दिस इज फॉर एसिडिक मीडियम। ठीक है, और ये क्या है, एन फैक्टर है। ठीक है, यानी कि KMnO4 का एसिडिक मीडियम में बेटा एन फैक्टर क्या होता है, 5। ठीक है, 5 होता है। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो अब हम आते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, मुझे थोड़ा सा स्पेस, चलो मैं इसको हटा देती हूँ, फिर लिख लेंगे इसको बाद में।
चलो अब हमें क्या बात, अब मिक्सचर में बेटा क्या है हमारे पास, मिक्सचर में मेरे पास मैम एक तो ये है। चलो भाई एक बात बताओ, इधर आओ इधर आओ, KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को, रिड्यूस्ड करेगा। ठीक है चलो, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो Fe+2 है, तो ये भैया जी तो Fe+3 में जाने वाले हैं, है ना, और C2O4 किस में जाता है, CO2 में जाता है, ये CO2 मालूम है, नहीं मालूम है यस तो मैम। याद करो, नहीं मालूम है तो याद करो, और मैं तो कहूंगी इनका इनफेक्टर भी याद रखो, फायदे में रहोगे। निकाल के देखना इसका कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, 2x - 8 + 4, ठीक है ऐसे कर लो, एक काम करो, 1 मिनट रुको, Fe+2 में है ये, और ये C2O4 2 नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा कार्बन यहाँ पे, ठीक है, और ये कितना आ गया +4। एन फैक्टर निकालने आता है, यस मैम, कोई नो मैम वाला है क्या, मुझे बता दो एक बार फटाफट से, एन फैक्टर निकालने आता है क्या, क्योंकि मैं आज सिखाऊंगी, जिंदगी में मत भूल जाना उसको, फिर बोलो, रुचि आता है, यस मैम, बट मैंने ना इस क्वेश्चन को दूसरे अप्रोच से करा था। चलो मैं तुम्हारी अप्रोच भी देखूंगी, आंसर आ गया था, यस मैम आ गया था। मैंने बेसिकली ना इलेक्ट्रॉन्स को बना दिया था कि वो 5 दे रहा है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर टोटल कितने चाहिए उसमें हो गया था आराम से। ठीक है, रुचि वाला भी ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं इसको लो ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से करा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं करा रही हूँ तो मुझे कम से कम इसमें 5-7 मिनट लग जाएंगे क्वेश्चन में, लेकिन अगर एक बार तुम इसकी कमांड, इस पे कमांड बना ली ना तुमने, तो 1 मिनट से कम में कर लोगे, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा किसका ऑक्सीडेशन किस में होता है, डायरेक्ट तुम्हें याद रखनी है चीजें, ठीक है। अब देख लो एक बार, चलो मैं बता देती हूँ एन फैक्टर कैसे निकालोगे। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो कितना चेंज हो रहा है, +2 से +3 में, 1 में हो रहा है, तो एन फैक्टर आयरन का कितना हो जाएगा, यहीं पे लिख दे रही हूँ 1, ठीक है। इसमें देखो कार्बन का कितना हो रहा है चेंज, 1 हो रहा है, लेकिन हमारे पास कार्बन कितने हैं, 2। 2, तो यानी कि इसका कितना हो जाएगा एन फैक्टर 2, तो इसका 1 इसका 2, टोटल कितना हो जाएगा 3, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आओ, इसमें देखो Fe2C2O4 3, इसमें देखो क्या होगा, 2Fe3 प्लस Fe+3 में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर आ जाएगा तो वही सेम चीज मैं बोलूंगी, बहुत जल्दी कर लोगे, 1 मिनट से भी कम में। यहाँ पे देखो इधर आओ, आयरन ऑलरेडी अपनी +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्या वो ऑक्सीडाइज होगा, नो मैम। नहीं। C2O4 देखो, C2O4 हो जाएगा CO2 में, ठीक है, तो कितना था उसका, अभी अपन ने निकाला था ना, +3 से +4 में, देख रहे हो, ठीक है, और कार्बन है कितने, हाँ जी फिर बोलो बोलो बेटा, 6 हो जाएगा इसमें। हाँ 6 हो जाएगा, क्योंकि कार्बन कितने हैं यहाँ पे 6, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 6, यानी कि एन फैक्टर कितना आ गया बेटा फेरिक ऑक्सलेट के लिए 6, तो यहाँ पे लिख दूं मैं 6, ठीक है ना, सही जा रहा है अभी तक, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, इधर देखो, Fe+2 में है, सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज नहीं होगा, सिर्फ Fe होगा, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा अपने पास 1, क्लियर। चलिए इसमें आओ बेटा, इसमें क्या आयरन भी +3 में है अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, सल्फर भी +6 में, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो इसको कंसिडर नहीं करना है। क्या यहां तक क्लियर हो गया, एक बार जल्दी से बताओ मेरे को, ठीक है। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, जिसने ये चैप्टर किया हुआ है उसको शायद याद भी होंगे एन फैक्टर, जिसने नहीं किया है उसको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा टाइम खा जाएगा, ठीक है। इधर देखो फटाफट, तो मिक्सचर में हमारे पास क्या है, आयरन ऑक्सलेट है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, कितने नंबर ऑफ मोल्स तो 1 ही है, एन फैक्टर कितना है 3, प्लस इसका लगाओ नंबर ऑफ मोल्स एन फैक्टर 6, ठीक है, इसका फेरस सल्फेट का 1 × 1, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमें मैम निकालने हैं, एन फैक्टर क्या होगा 5, तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे कितने 2, क्लियर हो गया। और सच बताऊं, ये तो मैंने बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको पेपर में आ गया कल मॉक टेस्ट में, इतना नहीं आएगा नेट में सिंपल आएगा, तो अपन ने ऑलमोस्ट सारा ही लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस सीख लिया इस क्वेश्चन से। अब आप कभी बुक में पढ़ोगे या किसी नोट्स में पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आज क्लास में क्या बताया था मैम ने, ठीक है। चले, फिर भी अगर मान लो किसी को क्वेश्चंस करने हैं इसके, तो वो फिर वो लेक्चर देख सकता है डिटेल वाला। ओके, ये वाला क्वेश्चन 59,
59 बच्चा छोड़ दिया था। अच्छा, और बताओ। अब मेरा गलत हो गया ये। रुचि का गलत हो गया, नहीं किया, ठीक है। देखो, अगर नहीं आता है तो छोड़ दिया तो ठीक है, नेगेटिव नहीं किया आप लोगों ने। और जिसको आता था गलत हो गया, वो देखो फिर कैसे करना था। इधर देखो, कंसेप्ट ही नहीं पल्ले पड़ा, इधर आओ एक बार देखो बेटा। डेल्टा जी आपको बताना है फॉर दिया हुआ है, राइट। 500 केल्विन पे फॉर सब्सटेंस एस इन लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट में। तो एक बार मैं फटाफट लिख लूं, लिक्विड स्टेट में आपको दिया हुआ है 100.7 किलो कैलोरी पर मोल। कैलकुलेशन बेटा इसमें भी ज्यादा है, ठीक है। और अगर आप पूछोगे मुझसे मैम नीट में ऐसा आएगा क्या, तो मैं बोलूंगी नहीं, ठीक है। बट अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट चल रहे हैं तो वहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ठीक है। गैसेस में, गैसेस में कितना दिया हुआ है 103 किलो कैलोरी पर मोल, इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि मैम ये नहीं हुआ, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपको क्या बोला है, लिक्विड से गैसेस स्टेट में ना, देखना एक बार। देखो सबसे पहले तो आप क्या, आपको पता है गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, आपका स्टेट फंक्शन है फाइनल माइनस इनिशियल। तो सबसे पहले तो चेंज निकाल दो इसका, निकाल लोगे क्या, 103 में से माइनस कर देना 100.7 को। मैं आपको अप्रोच बता रही हूँ, है ना, ठीक है। आपका यहाँ पे डेल्टा जी निकल जाएगा, कर लोगे इतना, ठीक है। फिर आपको आर की वैल्यू दी हुई है, और ध्यान रखना आंसर आपका किलो कैलोरी में आएगा, उसको मल्टीप्लाई 1000 करके कैलोरी में चेंज कर लेना, बिकॉज वी हैव आर की वैल्यू इन कैलोरी, है ना, 2 कैलोरी है, समझ में आई, ठीक है। इसको कैलोरी में चेंज कर लेना। उसके बाद वेपर प्रेशर दे रखा है, निकालना है सॉरी, ऑफ लिक्विड एस। देखो ऐसे वाले केस में क्या करना है ना, अगर मान लो पेपर में समझ में ना आए ऐसा क्वेश्चन तो छोड़ के आगे बढ़ जाना। बट अगर थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर जाता कि यहाँ पे एक ही हम जनरली फॉर्मूला पढ़ते हैं डेल्टा जी का, जिसमें आपका टेम्परेचर और डेल्टा जी का जो रिलेशन होता है वो ये होता है, डेल्टा जी नोट माइनस आर टी एल एन के पी, पढ़ते हैं ना। तो वो यही निकलवा रहा है आपसे, उसने कंफ्यूज कर दिया बुरी तरह आपको, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, डेल्टा जी की वैल्यू पता है, बस मुझे हाँ या ना में बताते जाना। डेल्टा जी पता है, आर की वैल्यू पता है, टेम्परेचर पता है, एलएन को लोग में चेंज कर लेना 2.303 लोग, ठीक है। आपका यहाँ पे निकल जाएगा के, और कितना निकल के आएगा, इसका निकल के आएगा आपका -1 आएगा, ठीक है। और जब -1 आएगा, मैं बता देती हूँ एक बार आपको, जब आप सोल्व करोगे तो इतना आएगा, और आप जब केपी निकालोगे तो 10 में चला जाएगा, यानी कि 1/10 इज 0.1। हाँ, जेई में आया था ये नैन्सी क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर वही सेम चीज है तो कोई बात नहीं, आपने एनालिसिस करना, आपने कर लिया, खत्म। लेकिन ये फॉर्मूले से क्वेश्चन 2023 में आया था, और जिसने थर्मोडायनेमिक्स में कुछ नहीं पढ़ाना, ये फॉर्मूला तो जरूर करके चले जाना, ये वैसे इक्विलिब्रियम में भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलो आगे, चलो आ जाओ। अब थोड़ा सा ना हम अच्छे अच्छे इजी इजी क्वेश्चन भी कर लेते हैं। हाँ मुस्कान बोलो बेटा। मैम थर्मोडायनेमिक्स किया है पर ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा था। पढ़ लेना, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में नहीं किया तो इक्विलिब्रियम में पढ़ लेना, ठीक है। वीपी क्या, वीपी है केपी, केपी है बच्चे ये। अच्छा वेपर प्रेशर, अरे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एस, वो यही पूछना चाह रहा है आपसे कि लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, वो केपी पूछना चाह रहा है, ठीक है। वो आपसे केपी ही पूछना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एलएन आप वीपी पुट कर देना, ठीक है। जैसे मान लो हो सकता है वो सोलिबिलिटी के टर्म्स में पूछ ले आपसे, तो यहाँ पे सोलिबिलिटी आ जाएगा, समझ रहे हो आप मेरी बात कि वो क्या पूछना चाह रहा है। अगर मान लो वो वेपर प्रेशर पूछ रहा है तो हाँ यही वाले फॉर्मूले से निकाल के आओगे, और किसी से नहीं निकाल पाओगे, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक ये सोलिबिलिटी की टर्म्स में भी पूछा गया पहले पेपर में, तो वो सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैम ये चीज केपी के इक्वल ही होती है। देखो क्या होता है ना, जैसे हम ये लिखते हैं ना अर्पिता, ये फॉर्मूला जब हम डिराइव करते हैं तो हम
किसके बारे में बोल रहा है? जैसे आपका केपी को जनरली हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, राइट, प्रेशर की टर्म्स में लेते हैं हम, ठीक है। और अगर मान लो वो वेपर प्रेशर की टर्म्स में बोल रहा है तो हम केपी को रिप्लेस कर देंगे वेपर प्रेशर वाली टर्म से। अगर वो सोल्युबिलिटी की टर्म्स में पूछ रहा है फिर हम सोल्युबिलिटी, मतलब जैसे वो पूछना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले में वैल्यू रिप्लेस करके वो पुट कर देंगे, क्योंकि जब आप इसकी डेरिवेशन लेते हो ना फिर वहीं पे वो चेंज होके आएगा, समझ रहे हो? तो ऐसे करके, यस। ठीक है, ठीक है। और ये कर लेना बेटा अच्छे से, फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो 68 क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाओ, अच्छे से पढ़ना, एक बार पढ़ो, एक बार तुम, अगर समझ में आ जाता तो बताओ। गलत हो गया था बेटा, ये तो गलत नहीं होना Yes, चाहिए भाई, ma'am. वो वाली चीजें मत गलत करो जो मैंने क्लास में पढ़ाई है। और अपन ने तो ये कार्बोनिल वाला जो लास्ट में आपका टॉपिक है ये एनसीईआरटी में, वहां से पूछा है ये, रीजन नहीं पढ़ा था। अच्छा ठीक है, मैम सिनर्जिक बॉन्डिंग से। किसका ठीक था ये क्वेश्चन? किसी का ठीक था क्या? अर्पिता कह रही हूँ, सॉरी, दीपक ठीक था क्या? मैम अभी पता चलेगा। अच्छा, अरे आंसर तो बताओ क्या किया था। मैम डी लगा है। बोथ ए आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। मैम गलत है, मैंने भी डी लगाया था, ए है इसका आंसर। यस मैम, ये है और मैंने सही लगाया था। तुमने ना एक छोटी सी गलती क्या कर दी, चलो पढ़ते मैंने हैं। डी हाँ लगाया ये था। एक्सेप्टर होता है ना, वो डोनर लिखा हुआ है। हाँ देखो, ऐसे पकड़ना है तुम्हें। इन द कॉम्प्लेक्स, ये तो सबको पता चल गया भाई, कार्बोनिल न्यूट्रल है तो +0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये तो तुम ट्रू लिख के आ गए होगे देखते ही। अब इधर देखो, लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड व्हेन अ कॉम्प्लेक्स हैज लिगेंड कैपेबल ऑफ पाई डोनर करेक्टर। नहीं भाई, जो आपका सीओ होता है, पहले तो वो ध्यान से सुन लो, मैं चलो थोड़ा बता भी देती हूँ सिनर्जिक, उसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग में होता क्या है। देखो सबसे पहले ये तो हम पढ़ते भी है लोअर क्लासेस में कि पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। तो सबसे पहले कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल की वैकेंट डी ऑर्बिटल में, समझ में आई? फिर जैसे मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ देता है, इसके पाई एक्सेप्टर में देता है, पाई स्टार ऑर्बिटल में देता है, समझ रहे हो? पाई एक्सेप्टर में नहीं, पाई स्टार ऑर्बिटल में देता है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो इनकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है, पहले तो वो सिग्मा बॉन्डिंग करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे शिफ्ट होगी, उनकी पाई स्टार ऑर्बिटल में। यानी कि सीओ का नेचर कैसा हो गया, सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर लिगेंड है ये, समझ आ गई? जैसे NO हो गया, ये क्या है आपके पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, और सिग्मा, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो वो अपने पाई स्टार CO पाई स्टार ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पाई डोनर गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ए। हम ये सिग्मा डोनर कैसे हुआ? क्या हो बच्चे, क्यों नहीं? हम सिग्मा डोनर इधर देखो, यहाँ पे अपने पास नेगेटिव चार्ज होता है ना बच्चे, तो आपका कार्बन बॉन्ड बनाएगा। जब आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखोगे ना, जो आप उसमें पढ़ते हो, कौन सा चैप्टर है वो, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, तो आप उसमें देखोगे कि सिग्मा वाले में इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ कि यहाँ पे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले डोनेट करता है, ठीक है। और आप ये भी देखोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में कि उसका जो पाई स्टार होता है वैकेंट होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है अपने पाई स्टार में एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना बेटा, ऑक्सीजन नहीं देगा, कार्बन देगा यहाँ पे, ठीक है। चलो ये वाला अरे ये तो कराए होंगे सारे बच्चे। मैम सीधा 64 में मूव ऑन कर दो। चलो ठीक है, बी इज करेक्ट, ठीक है। निकाल लेना इसका, और नहीं निकालोगे फिर भी डायरेक्ट पता होगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 0। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा इम्पोर्टेंट है काफी, और काफी बार आप लोगों ने किए भी होंगे, आप लोगों ने मॉक टेस्ट वगैरह कहीं पे भी लगाए, यस मैम। ठीक है। चलो देखो, एक बार जल्दी से बता देती हूँ। 1.73 बोहर मैग्नेटोन का मतलब क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1, ठीक है। और आपको पता है, मैंने कहा था अगर तुम O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रख लोगे तो भले में रहोगे, याद है क्या? यस मैम, 2 होते हैं इसमें।
ठीक है, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में एक एक होता है। अब O2 नेगेटिव का मतलब क्या होगा, एक और इसमें ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास वी हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में 1.73 आ जाएगा। O2 प्लस में क्या होगा, एक निकाल लोगे O2 में से, तो उस केस में भी हमारा जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो एक ही रहेगा, एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट वुड बी 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। हाँ जी, जिसने अभी मैंने आप लोगों का रिवीजन भी करवाया था इस चैप्टर का, क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग का। साक्षी ऐसे नहीं करते बच्चे, तभी तो मैंने तुम्हें कहा था कि अगर O2 वाला केस आ जाएगा ना, तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये जरूर याद रखना। अब ये भी नहीं याद कर रखा तो फिर गया क्वेश्चन। चलो चलो ये कर लो, ड्यूमास मेथड। For the estimation of N2, the sample is heated with copper oxide and the gas evolved is part। देखो किसी को याद था तो वो करेगा, वरना छोड़ के आना पड़ेगा। ठीक है, इसके एनसीईआरटी की स्निपिंग ये लगाने के लिए ही बता रही हूँ, ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, याद नहीं था मैम तो ये वाला याद। मेथड आप एक्सप्लेन करोगे प्लीज? क्या बेटा? मैम ये मैम ये ड्यूमास मेथड वाला। ड्यूमास मेथड बेटा बहुत बड़ा, मतलब ये लगा लो 40 मिनट्स का टॉपिक है। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप डिटेल लेक्चर देख सकते हो मेरा, मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है ये। ठीक है, लेकिन फॉर दिस क्वेश्चन आप ये वाली स्निपिंग रेफर कर सकते हो, क्योंकि नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने में यूज हो रहा है ये। एक ड्यूमास मेथड होता है, एक तुम्हारा जेल डाल मेथड होता है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, आना चाहिए। ठीक है, इसका डायग्राम से भी हो जाता, जो इसका डायग्राम दिया था उसमें लाइन लाइन से बता रखा था क्या हो रहा है बाद में। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ ना जो पढ़ा ही नहीं हुआ, तो उसको तो पढ़ना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, अब जिसने पढ़ा हुआ है वो रिवाइज कर रहा है, वो तो फिर डायग्राम देख के दिमाग में सारी चीजें कर लेगा। ठीक है, चलो चलूं आगे। यस मैम। जैसे एक देख रहा है, एक ये भी है ना, मिक्सचर ऑफ, इधर देखना एक बार, मेरे को ध्यान आ गया तो मैं बता देती हूँ। मिक्सचर ऑफ गैसेस सो प्रोड्यूस इज कलेक्टेड ओवर एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व्हिच अब्सॉर्ब CO2। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारे नीट में आया हुआ था। ठीक है, कि जो ड्यूमास मेथड में आपका CO2 एब्जॉर्ब होता है वो कौन कर लेता है, तो ध्यान रखना जो KOH है, आपको पता है ना KOH क्या है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके नीट में आया हुआ था। ठीक है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है वो, थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो भाई आ जाओ, मस्त क्वेश्चन 64। अच्छा एक सेकेंड अभी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं बाद में बताऊं, क्योंकि अभी 4 बच्चे क्लास से चले गए हैं, तो आप प्लीज मुझे बता दो। अब देखो शिवानी मैम कल क्लास तो नहीं ले रही है, तो उन्होंने बोला कि आप रख लो क्लास, तो जो मैं सोच रही हूँ कंप्लीट नेम रिएक्शन इन 1 शॉट, बोले तो 2 घंटे में। ठीक है, चलेगा तुम लोगों को? यस मैम। दौड़ेगा क्या? मैम ठीक है, मैम बहुत ज्यादा। ठीक है, डन। फिर सुपर कल फास्ट फिर दौड़ेगा। चलो फिर कल वही करते हैं, सेम टाइम रहेगा 3 से 5। चलो चलो अब ये क्वेश्चन कर दो बेटा, लेकिन पता चले कि मैं क्लास लेने बैठी हूँ और 5 ही बच्चे क्लास में है, तो वो नहीं चलेगा, इसलिए मुझे प्लीज बता देना। ठीक है मैम, ओके मैम, हम आ जाएंगे। ठीक है, मैम एक बार D&F ब्लॉक का जो K2Cr2 वाला और KMnO4 वाला उसका सेशन भी ले लेना। बेटा मैंने ये ऑलरेडी ना 4 बार सेशन लिए हैं। ठीक है, या तो तुम क्लास में नहीं आई उस टाइम, आप मुझसे ना एक बार प्लीज पर्सनली मुझसे कांटेक्ट जरूर करना, हम एक बार कॉल पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्लास के बाद, ठीक है। हाँ हाँ, क्लास के बाद बात करते हैं फिर, ये सही है। ओके मैम। हाँ चलो, हाँ ये वाला क्वेश्चन एक बार बेटा ट्राई करो, ये मैकेनिज्म से पूछ लिया इसने। और मुझे बता देना अर्पिता, तुमने आंसर चेक कर लिए थे क्या तुम्हारे? नहीं मैम। अभी चेक कर लेना, ठीक है, और मुझे केमिस्ट्री में बता देना कितने ठीक हुए और कितने गलत, और फिर स्कोर भी बता देना। हम्म, रुचि, आरिब, नीलम, तनिषा, तुम्हें चलेगा ना कल की क्लास का टॉपिक? यस मैम। बाकी भी मुझे बता देना चैट बॉक्स में, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि क्लास में हो नहीं कुछ बच्चे।
ठीक है बेटा, देखो पहले मैं लिख देती हूँ होफमैन डिग्रेडेशन वाला मेथड, ठीक है, जो ये रिएक्शन है आपकी। अच्छा मुझे ये बताना, Br2 और NOH या KOH के कितने मोल यूज करते हो इस रिएक्शन में? मैम 3। 3। 4 मोल 4 मोल किसके करते हो? बेस के, और एक किसका करते हो? NaOH, एक Br और 4 NaOH। ठीक है, कर लेना, पेपर में आ सकता है इस बार। ठीक है, चलो इसमें तुम ये डायरेक्ट ये लिखते हो, और मैंने ये भी बोला हुआ है कि ये ऐसे ही याद रखो। हालांकि इसका मैकेनिज्म भी अपन ने करा हुआ है, नीट में पूछा नहीं गया अभी तक इसका मैकेनिज्म, लेकिन हाँ इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक बार मैं बता देती हूँ बेटा। तो सबसे पहले क्या करेगा, जो बेस है, जो NaOH है या KOH है, सबसे पहले ये H लेके जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद Br2 है, ये अटैक करेगा। आपको मैं क्या बता रही हूँ, आपको मैं वो बता रही हूँ कि कैसे होने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर से बेस आएगा, एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा, और Br अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, नाइट्रीन बनने वाला है, RCON। कार्बीन सुना है? कार्बन Yes, को ना ma'am. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, आइसोसाइनेट करके इंटरमीडिएट बनता है। तो जो एल्काइल ग्रुप है ना, वेदर इट इज एल्काइल और एराइल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आर यहाँ पे आपका एराइल वाला पार्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो क्या करता है, इस तरीके से माइग्रेट करता है, ठीक है। तो ये वाला इंटरमीडिएट जो है यहाँ पे बन जाता है। क्या है इसका नाम? आइसोसाइनेट। पढ़ा है आप लोगों ने? ये पढ़ा होगा जिसने मैकेनिज्म देखा है इसका। Yes, ma'am. जिसने नहीं देखा एक बार अपने नोट्स से रिवाइज कर लेना, जो क्लास नोट्स है, ठीक है। तो बस इससे काम हो जाएगा आप लोगों का, आगे का स्टेप करने की जरूरत है ही नहीं आप लोगों को। इधर देखो एक बार, इन होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन माइग्रेशन ऑफ ओनली एन एल्काइल ग्रुप टेक्स प्लेस। नीचे गलत हो गया, ओनली एन एल्काइल ग्रुप टेक्स प्लेस फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन ऑफ अमाइड टू नाइट्रोजन एटम। बाकी सब सही है, इसने बोल दिया ओनली एल्काइल ग्रुप, नहीं एराइल ग्रुप भी हो सकता है। समझ में आया? तो ये आपकी क्या हो गई, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। चलो नीचे वाला देखना क्या बोल रहा है वो, द ग्रुप इज माइग्रेटेड इन होफमैन डिग्रेडेशन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यस, दिस वन इज ट्रू। हो जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट वाली तो इनकरेक्ट हो गई, तो ये डी वाला इसका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। आप अपने आंसर मैच करते जाइए, जिसका गलत हो रहा है नेगेटिव में डाल देना उसको -1। ओके, ये वाला क्वेश्चन D&F फ्लो कोऑर्डिनेशन मैं ऑलरेडी 3 बार पढ़ा चुकी हूँ मेरे पूरे सेशन में, तो वो मैं रिपीट नहीं, बच्चे एक बार माइक म्यूट कर लो, वो मैं रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। उसको आपको अपने आप से अच्छे से करना पड़ेगा। अब अपने आप से भी कहने का मेरा मतलब, अगर आपको लगता है कि रिकॉर्डिंग देख के हम ज्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं, तो वो ऑलरेडी अवेलेबल है आप लोगों के पास। अगर लगता है कि मैम खुद ही हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 बार मैं करा चुकी हूँ। ओके, 65 हो गया था ये वाला। तो इसमें कुछ मुझे बताने की जरूरत है क्या? देखो सिर्फ मैं ये बता रही हूँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला को अगर आप n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है। ये वाली बात पता है तुम सबको? यस मैम। बस तुम्हें क्या आप सबको ये दिया हुआ है परसेंटेज 9:1:3.5 तो ये 9 कंसिडर कर लेना, इसको 9x लगाना है, आप 9x समझ सकते हो, इसको 3.5x समझ सकते हो, इसको इसके मोलर मास से डिवाइड कर देना बेटा, ठीक है। अब सोल्व करके सिंपलेस्ट रेशियो में कर देना। कितना आ रहा था बताओगे जरा? 3 मैम 4 मेरा सी आ रहा है। सी आएगा। तो ये C3H4n मैम सी। हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ रहा है, इसका तुम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को उसके एम्पेरिकल से डिवाइड करके n की वैल्यू तुम 2 निकाल लोगे। अगर n की वैल्यू 2 आ गई तो ऑप्शन तुम्हारा आ जाएगा C6H8N2। इसमें तो Yes, आई ma'am. थिंक कोई गड़बड़ नहीं हुई होगी, ठीक है। मैम हाँ जी बेटा। मैम मैंने तो इन चारों के मॉलिक्यूलर मास निकाल के देखा था, तो सी का ही आ रहा था सिर्फ, तो मैंने वो कर दिया।
वो भी कर सकते हो, बट कितना टाइम लगा? मैम 5-6 सेकंड ही लगे थे। अच्छा, फिर तो फायदे में रहे, लेकिन हर बार ऐसे मत करना है, क्योंकि मुझे याद है एक बार मैंने क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, मॉलिक्यूलर मास सेम आ रहा था लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई थी उसमें, ठीक है, तो उस केस में फिर मैंने निकाला था वो, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 66 कर लोगे? लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इसको तो मत भूल जाना, Zn फुल्ली फिल्ड है, ठीक है, तो ये इंटरेस्टेड नहीं है मेटेलिक बॉन्डिंग में। अच्छा, सबसे ज्यादा किसका होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 3D सीरीज में? मैंगनीज का। 3D सीरीज में मैम Zn का मैम सबसे ज्यादा मैम क्रोमियम का होता है ना शायद। क्रोमियम। ठीक है क्या तुम लोग? ये ऐसा डिप सा आता था ग्राफ में। यस मैम, मैम क्रोमियम का होता है, मैग्नीज से पहले वाले का। हाँ, क्योंकि मैग्नीज का वैसे तो कोई एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी वाले ने दे नहीं रखा, तो हम बोल सकते हैं मैग्नीज का हाफ फील्ड है, तो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है मेटेलिक बॉन्डिंग में, तो यस क्रोमियम का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कोऑर्डिनेशन से ही है तुम लोगों का, फेशियल में बताना है तुम्हें COCl अरीब ने पूछा था मेरे से क्वेश्चन, इसलिए मैं यहाँ पे चिपका के आई हूँ एनसीईआरटी की स्निपेट, ठीक है, एनसीईआरटी का जो भी पैराग्राफ है इसमें एक बार देख लो बेटा। फेशियल और मेरिडोनल इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है, तो अगर तुम लगा रहे हो 90 180 19 120, तो वो 90 120 वो गलत हो जाने वाला है, ठीक है। जैसे मान लो Cl ही है ये, ठीक है, या हम कोई भी 3 सेम ग्रुप ले लेते हैं बच्चा, क्या हुआ? मैम वैसे 120 आ कैसे रहा है? 120 तो आ ही नहीं रहा ना, इसका 90 आंसर है, मैं यही बोल रही हूँ। उसने पूछा ना CO, देखो मैं बना देती हूँ अलग से, Cl तो इसने आपसे यही पूछा है ना, COCl के बीच में बताना है, तो अब देख लो कितना होगा, इनके बीच में कितना है 90 90 90, तो इसमें 120 और 180 की तो गुंजाइश ही नहीं आ रही, ठीक है, तो 90 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, वैसे यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट पूछना चाहिए था उनको, क्या नाम है, अर्पिता, बट इन्होंने ऑप्शन के लिए, ऑप्शन में हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा है, तो हमें जिंक लगा के आना पड़ेगा, और पेपर में भी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट लिख के देंगे, बाकी तुम अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। 68 समझ में आया क्या पूछ रही थी वो अर्पिता? अर्पिता वो सेइंग की जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट है बट ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन उसको हम फिर भी उनके साथ पढ़ते हैं, और उसने क्वेश्चन भी ऐसा दे दिया, अब क्या करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट? 100 क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी चलते हैं। मैम बी होगा। देखो, हाँ, प्लेन पोलराइज लाइट को कौन रोटेट करेगा? जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, कायरल सेंटर ढूंढना पड़ेगा, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो बी इज करेक्ट, ठीक है। चारों ग्रुप डिफरेंट है, और जिसमें एक कायरल सेंटर हो वो तो 200% हम क्या बोलते हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ओके। दूसरा क्वेश्चन भी इन्होंने इसी से ही दे दिया, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड गिवन बिलो इज, या आर बताना। मैम ये नहीं किया था मैंने। नहीं किया था, बता देती हूँ मैं, बाकी बताओ बेटा, किया था कि नहीं किया था? मैम ए होगा। ए होगा। कैसे निकाला मैम, था? ए होगा। कॉन्फ़िगरेशन निकाली थी क्या इसकी? मैम 2 कायरल कार्बन थे तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखो अभी तो तुमने ऐसे ये तो मैम पहले वाले में भी था, 2 कायरल कार्बन तो थे। RS कॉन्फ़िगरेशन निकालनी। आ रही हूँ, सारी चीजें लेती हूँ। देखो मुस्कान, पहली गलती तुमने ये कर दी, जब तुम बोल रही हो ना 2 कायरल सेंटर होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव है, वो अभी अपने दिमाग से निकाल दो। वो हम तब लगाते हैं जब सिर्फ एक ही कायरल सेंटर होगा, तो हम अभी 200% श्योर कि हाँ ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन अगर मान लो 2 कायरल सेंटर हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो ये वाली चीज अपने दिमाग से निकाल देना कि 2 कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल एक्टिव है, हो सकता है तुम्हारा आंसर ठीक आ गया हो। तीसरी चीज, अब इसको या तो तुम फिशर प्रोजेक्शन में चेंज कर लो, आता है तो, सिखाया हुआ है मैंने वैसे। अगर मान लो भूल गए तो यहाँ पे RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो। तो कितनी क्या आ रही थी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, मुझे बता दो अगर निकाल लिया तो। कितनी आ रही है, कर लें एक बार?
क्लॉकवाइज जा रहा है ना, ये आर हो जाएगा, और फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हमें मतलब डैश पे है तो आर होगा। इसका निकाल लो बेटा एक बार। इसका भी आर आ रहा है। मैम पर ये एस नहीं होगा कौन से वाला? मैम, सेकंड वाला जो है। एच अपना उस पे है ना, डैश पे है। ओके मैम। एक सेकेंड, इसको ऐसे करते हैं, एक सेकेंड, इसको फिशर में चेंज कर लेते हैं। हो सकता है यहाँ पे गलती हो रही हो, वो आपको इन प्लेन करके फिर वो चेंज करनी पड़ेगी। चलो ठीक, ओके आ जाओ इधर। देखो मैं कैसे करती हूँ, अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि मैम आप कैसे करते हो, तो मैं बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व। मुझे मेरे टीचर ने समझाया था ये जब मैं अपने एमएससी में थी, ठीक है, और ये बड़े काम किया। इससे ना आप ना कभी भी गलत नहीं करोगे क्वेश्चन। जैसे अभी मैंने गलत मतलब जब निकाला तो दोनों आर आर आ रहे थे। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, एनेंशियोमर है, तो एक आर होना चाहिए और एक एस होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले ना इसको आप इस फॉर्म में चेंज कर लो बेटा। इधर देखो, ये आपका नीचे है ना, इसको ऊपर ले जाओ। अभी मैं बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। अब जो ये वेज पे है, अगर जब तुम इसको घुमा दोगे तो जो ये वेज वाला है वो डैश पे आ जाएगा। तो मैं डैश पे यस मैम। रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, और ये वेज पे आ जाएगा, ठीक है। इसको भी घुमा दो, इसको भी घुमा दो, तो ये जो वेज वाला है वो डैश पे चला जाएगा। अगर मान लो मेरा ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है तो उसको यहाँ पे वेज वाला दिखेगा और यहाँ पे डैश वाला दिखेगा, समझ रहे हो। तो डैश पे चला जाएगा तुम्हारा सीएल और एच चला जाएगा वेज पे। ये कर सकते हो तुम, इतना रोटेशन आता है करने। तुमने ऐसे कर दिया ना 180 से, इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ, इस तरीके से, ठीक है। चलो अब क्या होगा, ये करने के बाद तुम्हें जैसे मैं बता रही हूँ ना वैसा करना। ये तुम लगा सकते हो किसी भी क्वेश्चन में जहां पे तुम्हें सोर्स को आपके फिशर में चेंज करना हो। देखो एक बार बेटा, ये देखो, तुम्हें क्या करना है ना, प्लेन टू प्लेन मूव करना है। ये देखो ये प्लेन में है, ये भी प्लेन में है, तो ऐसे रोटेट करो, मूव करो। क्लॉकवाइज जा रहा है ना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है ये, क्योंकि मैं करके दिखा रही हूँ आपको, समझा रही हूँ, तो टाइम जा रहा है बेटा। अगर तुम लोग करोगे तो कम टाइम में ही हो जाएगा। यस मैम। जैसे ही क्लॉकवाइज में जा रहा है ना, एक चीज ध्यान रखना, जब क्लॉकवाइज में जाओगे आप तो जो वेज पे होगा वो हमेशा राइट आएगा। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ सोल्व करने की, ठीक है। अगर आपको ये ट्रिक देखनी है तो ये एक स्टैंडर्ड बुक में मिलेंगी, जैसे वो पीएस कलसी करके बहुत फेमस बुक है स्टीरियो केमिस्ट्री की, वहां पे। तो आपको उस पे तो नहीं जाना है, अभी आप मास्टर्स तो कर नहीं रहे हो वैसे भी केमिस्ट्री से, ठीक है। तो वेज वाला आपका कहाँ आ जाएगा, राइट हैंड साइड, और तुम्हारा डैश वाला आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। प्लेन से प्लेन पे मूव करो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में उल्टा हो जाएगा। क्लॉक, ध्यान से सुनना, क्लॉकवाइज में हम क्या करते हैं, ध्यान से सुन लो, जो वेज वाला है वो हम राइट साइड पे लगाते हैं और जो डैश वाला है वो हम लेफ्ट पे, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उल्टा हो जाएगा, एच यहाँ चला जाएगा और सीएल, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब चेक कर लो ये क्या है तुम्हारा, ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना इसमें, तो दिस वन इज यस मैम। एक्टिव, ठीक है। ऐसे करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। मैम ये डायग्राम देख के नहीं बोल सकते थे इसमें क्या बेटा, कि इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है? डायग्राम से तुम्हें दिख रहा है, हो सकता है ना कि कुछ बच्चे देखो, वो अब मैम क्योंकि मतलब डिपेंड ऐसे करता है। देख के सामने तो लग नहीं रहा ना, क्योंकि एच के इस साइड HCH3 लिखी है, तो वैसे भी नहीं लग रहा वो कि देखो प्लेन ऑफ ये आपको सिमेट्री ना होगी। बताऊं, एक चीज बता रही हूँ, जब भी फिशर वाली फॉर्म, सॉरी सोर्स वाली फॉर्म में वो आपसे ऑप्टिकली एक्टिव पूछ रहे ना, तो उस केस में आप क्या करोगे, आपको बनाना है। अगर आपको देख के लग भी रहा है ना, फिर भी मैं बोलूंगी आपको फिशर प्रोजेक्शन में बना के ना, क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन में आप 100% श्योर हो जाओगे कि जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। और ये तो मैंने एक करवाया, आपके पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। अगर किसी ने टेस्ट मतलब कहीं क्वेश्चन लगाए हैं तो आप करके देना, देखना आपके सारे क्वेश्चन इस वाले तरीके से सोल्व हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया क्योंकि तरीका है। ऊपर जो डी ऑप्शन था ना, जैसे उसमें भी दिख रहा था साफ साफ कि वेज है उस साइड, तो उधर ही हाइड्रोजन सेम सेम, इसमें तो देख के ही लग रहा है कि वो वहां दिया है कुछ कर दिया। ठीक है, तो ये आप
प्लीज इससे कर लेना, ठीक है। और RS निकालने आनी चाहिए बच्चे, RS निकालने जिसको नहीं आती है सीख लेना बेटा, ठीक है। प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, क्लॉकवाइज गया है तो R होगा, लेकिन आपका जो 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो डैश पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब, चलूं आगे। यस मैम। चलो, वैसे एक काम करते हैं, इसको हम और भी इजी, वैसे तो ये बहुत अच्छा तरीका है, मैं हमेशा से यही करती आ रही हूँ। एक बार आप इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, मुझे एक और ट्रिक याद आ गई इसको करते करते, आप एक बार निकालेंगे क्या इसका RS, RR आ रहा होगा या तो दोनों का, देखना एक बार, RR आ रहा है क्या? मैम फिर उससे मतलब एस में भी तो चेंज करेंगे ना, क्योंकि हाइड्रोजन की वजह से। क्या मैम एक तरफ हाइड्रोजन लेफ्ट में, एक तरफ राइट में, तो जब रोटेट करेंगे तो हाइड्रोजन की वजह से चेंज कर देना। रोटेट नहीं करना आपको, रोटेट क्यों करना है, ये तो जो बन गया ये अपना फाइनल है ना, आपने इसको देख के ये बनाया है। मैं बोलूं इसको यूं का यूं देख के कॉन्फ़िगरेशन निकालो कि क्या आ रही है, SS आ रही है, RS आ रही है, RR आ रही है। मैं पूछना चाह रही हूँ आप लोगों से, इरेज क्यों नहीं हो रहा है ये, हाँ बताओ मुझे क्या आ रही है बेटा कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, बताओ। घूम गया क्या? आर आर मैम, आर आर आ रही है। RR, बाकी बताओ, R आ रही है क्या दोनों किसी की? अब तो पहले तो ये बता दो, RS निकालने भी आता है या नहीं आता है, या यूं ही सिखा रही हूँ मैं इसको? हाँ, आरिफ, रुचि, तनिषा, नीलम, अर्पिता, हम दीपक। उसमें यही देखते ना किसका मतलब वो है ज्यादा है, हाई मतलब बाद प्रायोरिटी, में आता है एलिमेंट जो। हाई प्रायोरिटी वाला आपको देखना है हाँ, सबसे पहले, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे देखना है। एक बार देख लें क्या, एक बार फटाफट, ये देखो क्लोरीन यस। तो आपका क्या होगा, पहले नंबर पे आने वाला है, हाइड्रोजन आपका 4th नंबर पे जाने वाला है, ये दूसरे पे आ जाएगा क्योंकि ये वाला पूरा कार्बन वाला, और ये 3rd नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप कहां से मूव करोगे, 1 2 3, क्या आ रहा है आपका बेटा यहाँ पे, S आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। एक बार दूसरे वाला भी निकालना मेरे लिए, दूसरे वाला निकालो, 1, ठीक है, 2 3 4, ये कितना आ रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है। ऐसा आ रहा है ना। देखो अब हाँ। इससे देखो एक और चीज तुम अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, ध्यान देखना बच्चे, एक बार मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं, देखो एक तो मैंने ये बनाया था, ये तो तुम्हारा आंसर आ गया, ये देखो अगर मैं बेटा इसको ऐसे बनाऊं, ऐसे, अब तुम इसकी जब कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे ना, इसकी डिफरेंट आएगी, एक की R आएगी, एक की S आएगी, या एक की S आएगी या R आएगी। तो तुम्हें एक तरीका बताती हूँ सोल्व करने का, जो भी मैंने सबसे पहले निकाला था ना, पता नहीं शायद अर्पिता ने बोला था और मैंने भी निकाला था, तो मेरी दोनों सेम आ रही थी। तो पता है बेटा, जब भी आपका एक ही कंपाउंड में जैसे 2 कैरल सेंटर है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रही है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तुम्हारा। और अगर अलग अलग आ रही है, जब तुम निकालोगे तो एक का R आएगा और दूसरे का S आएगा, वाइस वर्सा, तो इट मीन्स वहां पे क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मीजो कंपाउंड। ऐसे भी तुम सोल्व कर सकते हो, ठीक है, समझ आई, ऐसे भी तुम सोल्व कर सकते हो। अब तुम्हारे ऊपर है, मैंने तुम्हें दोनों चीजें बता दी, कैसे भी सोल्व कर लो उसको, ठीक है। चलूं आगे, अच्छा क्वेश्चन था, 70th पे आओ, ये वाला करना बेटा एक बार जल्दी से सोल्व। इसमें से आपको बताना है, डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। थर्टी क्वेश्चन और रहते हैं अभी अपने, 50 क्वेश्चन है ना, हो जाएंगे, जल्दी करेंगे अभी थोड़ा, ठीक है। इसमें डी आंसर इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि आपको क्या बताना है, डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, तो जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा उस केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए।
अब ये इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कोई लूज नहीं करेगा, ठीक है। अब ये लूज ही नहीं करेगा, क्यों? Mn2+ क्या है? हाफ फिल्ड है, ठीक है, स्टेबिलिटी है उसके पास, तो नहीं करेगा। एक बार एनसीईआरटी की लाइंस भी पढ़ लेना, ठीक है। The ions titanium 2+, vanadium 2+, chromium 2+ are strong reducing agent and will liberate hydrogen atom from a dilute acid. क्लियर है बच्चों? चलूं आगे? यस मैम। यस मैम। 71, थोड़ा भी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। 71 हो जाएगा? ये तो साफ साफ देखते ही यस मैम। NN डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सामाइड। ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन. A is lighter phenol, B is an aromatic carboxylic acid, separation of mixture of मैम A. इसका तो डी होगा। हाँ, ये तो कर लिया होगा, NaHCO3, ठीक है। तो ये फिनोल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बट कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करके एफरवेसेंस देगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, क्या सोडियम बाइकार्बोनेट इसके साथ पैरा के साथ करेगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल के साथ। किसने बताया ये मुझे? मैम मैंने, साक्षी। साक्षी ने? अच्छा, ठीक है, बता दिया, ठीक है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल रिएक्ट नहीं करता है, पैरा नाइट्रोफिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। तो बच्चे ये वाले जो चीजें है ना, वो आप लोग कहीं से भी पढ़ो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ो, वो आपके डेफिनेटली ये वाली चीजें क्लास नोट्स में होंगी ही होंगी। अभी तक मुझे नहीं लग रहा जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं केमिस्ट्री में, वो आपने अपने क्लास नोट्स में वो वाले कॉन्सेप्ट ना लिखे हो, सबने लिखे होंगे अगर पढ़े हैं तो। कमी आ रही है आपकी साइड से कि आप रिवाइज नहीं कर रहे उसको अच्छे से, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है भाई नीट वालों का। जल्दी से बता दो, और लीव तो मत कर जाना क्लास, पहले बता रही हूँ, क्योंकि टाइम तो बेटा देखो जाएगा इसमें। हाँ जी, बता दो जी। बी होगा। कौन सा होगा? बी, हाँ ठीक है। थर्ड और फिफ्थ हो जाएगा ना। एन और एल की वैल्यू सेम नहीं होगी, और थर्ड में देखो एल की वैल्यू 0 है, तो एम एल की वैल्यू -1 कैसे हो सकती है? ये वाला करो बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Which is the most suitable reagent among the following to distinguish compound 3 from rest of the compounds? देखो, कम से कम तुम्हें 2 घंटे चाहिए एनालिसिस के लिए। हाँ जी, बताओ नीलम। आप लोग प्लीज माइक अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं बेटा। हाँ, क्या आ रहा है आंसर? कोई बताएगा? अर्पिता किया था? आरिफ किया था क्या? दीपक, तनीषा, रुचि, मेरे को किसी का भी हैंड रेज नहीं यस दिखा। मैम। किया मैम था? किया था, इसका आंसर था डी। डी या सी? मैंने तो डी लगा दिया था, शायद गलत हो गया होगा। पता नहीं। उन्होंने पहली बात है क्या पूछा आपसे, which is the most suitable reagent among the following to distinguish compound 3 from rest of the compound? देखो, एक सेकेंड, मैंने इसको ऑप्शन तो डाले ही नहीं। अरे भाई साहब, ऑप्शन बताना मेरे को इसके। मैम ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड है ए, फिर बी में लिखा है ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड, सी में लिखा है अल्कलीन KMnO4 है, और डी में है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, बेसिकली मैं AgNO3 लिखना सही नहीं रहेगा, मैं यहाँ पे टोलेंस रिएजेंट लिख देती हूँ, ठीक रहेगा ना? चलो यस मैम। चलो, अब एक बात देखो, अभी हो गया होगा आप लोगों का, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होना था। क्योंकि देखो बेटा, टोलिन्स रिएजेंट एक तो हम एल्डिहाइड वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, सिल्वर मिरर देता है एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए, लेकिन ये वाला जो तुम्हारा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा है हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में ध्यान रखना, एल्काइन जिनके पास टर्मिनल हाइड्रोजन है, टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके वो क्या दे देते हैं मेरे बच्चों? व्हाइट पीपीटी दे देते हैं। तो सिर्फ ये वाला ऐसा रिएजेंट है जो थर्ड वाले को बाकी सबसे क्या रख रहा है? अलग कर रहा है। अगर मान लो कॉपर आपका क्या बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड होता है, तो वो आपको रेड पीपीटी देता है। तो ये बहुत, मतलब जितनी बार भी मैं इसको बोलूँ ना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, उतना कम होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टर्मिनल पोजीशन पे हाइड्रोजन है, इसका हाइड्रोजन निकाल के इस तरीके से बना लेते हैं और ये व्हाइट पीपीटी होता है, समझ रहे हो। जबकि जो बाकी वाले रिएजेंट है ये कर जाएंगे सबके साथ रिएक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसका नहीं हुआ था प्लीज फोकस होके प्लीज सुनना। 75 बताओ भाई। मैम इसका बी होगा। यस मैम, बी हो रहा है। ठीक है, यस ये हो मैम। जाएगा तुम्हारा फेमस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पहली रिएक्शन है, यही पढ़ते हो तुम लोग। ठीक है, तो ये आपका जो होगा स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कैसे, ईएमएफ क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ओके ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा ओजोनोलिसिस पे। मैम डी होगा इसका। यस मैम, डी होगा। सोच लिया, सोच लिया क्या। मैम यहाँ तो सारे बन जा रहे हो, वहां पता नहीं कैसे गलत हो जाते हैं। हाँ, तुम नीट में भी यही बोल देना मैम यहाँ तो सारे बन जा रहे हैं, वहां नहीं बने, फिर मैं तुम्हें लगाऊंगी एक चाटा। ठीक है, आप क्या करते हैं, डबल इसको ओ को हटा के इस तरीके से बड़ा सा डबल बोल्ड लगा दो, आपका एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया करो इसको, है ना। एक ही मौका मिलता है, जेई वालों की तरह नहीं है साल में 2-2 मौके देंगे, नीट वाले एक साल में एक ही मौका देंगे, नहीं तो उसके बाद तो सीधा ड्रॉप ही लोगे तुम लोग, जो बच्चे मतलब अभी 12th में उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, और जो एक साल ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हैं उनका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हम नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, आपको इसी साल करना है, डू और डाई वाला सीन है। ठीक है, और जो बच्चे रेगुलर है उनको भी नहीं सोचना है कि हमने ड्रॉप लेना है, हमें इसी साल करना है, तो वहां क्या हो जाता है, वहां टेंशन हो जाती है, ये सब नहीं चलेगा। मेडिटेट किया करो सारे के सारे। हो जाएगा इसका 2,3 डाइमिथाइल 2-पेंटीन। अब Yes, किसी को ma'am. नामकरण करने नहीं आता इसमें तो वो क्वेश्चन वैसे ही चला जाएगा फिर। चलो 1 2 3 4 5। ओके, ये करो बेटा, एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। मैम बी होगा इसका। बी होगा। यस यस मैम। मैम। अर्पिता हो क्लास में, आरिफ क्लास में हो। मैम यही आ रहा था। यस मैम। ठीक है, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारे तो खाली हैं, खाली खाली खाली। अब खाली है तो एक्साइट क्या करेंगे, है ना, डी ट्रांजिशन नहीं होगी तो फिर कलर नहीं आएगा, कलर नहीं आएगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं। बी वाला इसका करेक्ट होगा। मोस्ट रिएक्टिव हैलाइड टुवर्ड्स टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सी होगा ये मैम। दिमाग मत लगा देना, बेंजाइल हैलाइड क्लोराइड टर्शरी बेंजाइल से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, यस मैम। 79 79। मैम डी है मैम इसका। डी है। चलो सोच लो एक बार, डी मैम, डी। करा ही थे क्या ये। यस Yes, मैम, ma'am. उसी से Yes, देख के ma'am, बता D. रहे तो किया था टाइम, वो सही था। देखो KT इज इक्वल टू LN A0/80 लिखते हो ना आप लोग। Yes. बस आपको यही करना था, आपको यही बताना था इनमें से कौन सी इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर को डिस्क्राइब कर रही है, बाकी सारे गलत हैं, सॉरी। ठीक है, ये वाला एकदम करेक्ट है, तो आप देख लो कौन सी है, डी वाला एकदम करेक्ट है, मतलब डायरेक्ट ma'am. फॉर्मूला बेस्ड जिसको कहते हैं वो था ये क्वेश्चन। ये वाला करो, ये तो अवंती के मेरे को लगता है कम से कम 6-7 टेस्ट में आ चुका है। मैम बी है इसका। यस मैम, इसलिए रट्टा मारो। बी। नो मैम, मैंने पहली बार करा था ये वाला क्वेश्चन। अच्छा नहीं रट्टा मुस्कान रट्टा नहीं मारना बेटा, मैम नहीं आता था लेकिन पहले किया हुआ था इसलिए लगा दिया। इसका मतलब पहले एनालिसिस नहीं किया तुमने टेस्ट का। देखो बच्चे, अभी ना जब भी पोजीशन कार्बन की चेंज करनी होती है ना तो ध्यान रखना, पहले ये फर्स्ट पोजीशन था, अभी ये सेकंड पे आ गया, तो पहले तो डबल बॉन्ड लगाओ, एल्कीन बनाओ कहीं से भी। अब एल्कीन कहाँ से बन सकती है, डाइल्यूट से तो बनेगी नहीं, कंसंट्रेशन बेस की बढ़ानी पड़ेगी, है ना, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, अल्कोहलिक KOH या NOH लेना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करा दो, HBr के साथ करा दो, स्टेबल सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा एंड आपका आंसर आ जाएगा बी वाला। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ये बताओ, ये ना नीट में नहीं आता है ऐसा वाला क्वेश्चन, ये फिर वही जेई मैम ये वाला। गलत हो गया था मेरा। अच्छा गलत हो मेरा गया। भी गलत अच्छा, हो गया। बताओ, इसको मैं मैंने थोड़ा डी सा लगा बता दिया रही था, हूँ। बी होगा। देखो यस मैम। इसमें ना आपको क्या करना होगा, आपको चेयर फॉर्म बनानी पड़ेगी। मैंने तो करा, देखो क्लास में सब करवाया गया है, आप कहीं से भी पढ़े हो, बट वही चीज है क्योंकि ये ज्यादा पेपर में पूछा नहीं गया कभी, और जनरली जब तुम मॉक टेस्ट भी लगाते हो किसी के तो वहां पे ये वाला क्वेश्चन इतना ज्यादा नहीं आता है, तो वो हम कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो ऐसे वाले केस में सबसे पहले तो तुम्हें साइक्लोहेक्सेन बनाना पड़ेगा बेटा। ठीक है,
1 2 को तो हम नेग्लेक्ट मार देंगे क्योंकि रिपल्शन ज्यादा होगी ना, पास पास होंगे। तो मैं बात करूंगी 1 3 में सिस और ट्रांस की। एक बात करो, सिस मतलब क्या होगे, या तो दोनों ऊपर की साइड होंगे या दोनों नीचे की साइड होंगे। तो मैं क्या बोल रही हूँ, दोनों ऊपर की साइड होंगे, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन डाइओल, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, ट्रांस। इसका आंसर एक बार चेक करना, डी है ना? यस मैम, डी ट्रांस होगा। देखो एक बार, ट्रांस वाला समझ में आ गया होगा अब कैसे होगा, है ना। एक आपका एक्सियल पे होगा और एक आपका इक्विटोरियल है, मतलब एक ऊपर की साइड बनाओ और एक नीचे की तरफ बनाओ, ठीक है। तो ये वाला जो होगा ज्यादा स्टेबल होगा। किसी ने पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नीट में नहीं आने वाला है। मैम ये पढ़ा तो था, पर मतलब साइक्लोहेक्सेन बोला था तो ये नहीं सोचा था चेयर फॉर्म बनानी इसको पड़ेगी। चेयर फॉर्म में बनाना ही पड़ेगा, फिर आप स्टेबिलिटी नहीं बता पाओगे। मैम ये भी गलत हो गया नेक्स्ट वाला मेरा। अच्छा, क्या करके आए भाई तुम लोग इसमें, थोड़ा बताओ। मैंने ए लगा दिया था, इसका सी है। मुझे इसका सच बताऊं, चलो एक बार तुम लोग बताओ फिर मैं बताती हूँ। मैम ए लगाया था मैंने, पर गलत हो गया। यस मैम, मैंने भी। देखो मुझे इसका ना ए ही लग रहा है, मतलब है ना मुझे भी, गलत क्योंकि गलत है मैंने मैम। ना, मुझे भी, क्योंकि मैंने तुम्हारा पेपर तो सच बताऊं नहीं देखा था, एक दिन पहले ही देखा था रात में, वो भी आंसर नहीं देखे थे। क्योंकि ना ये रिएक्शन काफी फेमस रिएक्शन है, कि यहाँ पे जब भी कोई एसिडिक ग्रुप लगा आ जाता है, लाइक सल्फोनिक वाला ग्रुप आ जाता है या COH ग्रुप आ जाता है, अगर तुम उसमें ब्रोमीन वाटर डालते हो, इसका जब मैकेनिज्म तुम देखोगे तो ये वाला ग्रुप एकदम से रिमूव हो जाता है। और जैसे वही ही तो मैम। रिमूव हो जाता है ग्रुप में, तो आपके तीनों पोजीशन पे ही क्या लग जाता है, वहां पे ब्रोमीन लग जाता है। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग भी 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल ही। यस मैम, एनसीईआरटी में भी ऐसे ही था, वो ब्रोमीन ही हो एनसीईआरटी जाता है। में भी यस मैम, वाइट पीपीटी आती है वो इसमें। आंसर नहीं हो वो जाता। आंसर में थोड़ा आंसर की में दिक्कत होगी कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया। अब तुम मैम अपने ऐसा ऐसा प्रोडक्ट तो कहीं बनता भी नहीं है हाँ, जैसा उसने दे रखा है। अब तुम अपने 5 नंबर ऐड कर लेना फिर। ठीक है रुचि, 113 + 5, ठीक है, सबकी बात कर रही हो। ये वाला करना। मैम ये तो अल्कोहल होगा। यस मैम, ये होगा इसका तो सही। पीसीसी अपना फेमस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अल्कोहल प्राइमरी को एल्डिहाइड, सेकेंडरी को कीटोन, टर्शरी के साथ नो रिएक्शन, ठीक है। तो बस बना देते हैं हम। और आगे क्या बोला हुआ है, I2 अल्कली के साथ कराना है, तो बस ये ले लेते हैं, CH3 CH2OH CH3 CHO। मिथाइल कीटोन तो हमारा इंडिकेशन ही होता है फॉर आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म। अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा इन द सेंस कि ऐसे आते रहते हैं पेपर में। 84 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने पीरियोडिक पढ़ा है मेरे साथ तो वो कर देगा ये, और जिसने कहीं और पे पढ़ा है वो तब भी कर देगा। हाँ देखो सी। सडन लार्ज जंप, देखो सडन लार्ज जंप मतलब क्या होता है, बेसिकली ये आपका जो क्वेश्चन है वो है बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। इसने बोला कि सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब वो वाला यहाँ पे एलिमेंट होगा जिसके पास कितने होंगे, 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी वो जब अपना तीसरा लूज करना जाएगा तो उसकी बहुत ज्यादा क्या होगा, ड्रास्टिकली चेंज आएगा थर्ड वाली आयनाइजेशन एनर्जी में। तो यानी कि हमारे पास ऐसा एलिमेंट होगा जिसके पास 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि वो बिलोंग करेगा ग्रुप 2 को। तो अपने पास कौन सा है, यही तो है मैग्नीशियम वाला, ठीक है। हो जाएगा, क्लियर है। मैं फिर बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आएगा इस बार पेपर में। ये देखो एक बार बेटा, मैम आइडोफॉर्म है इसका। आइडोफॉर्म। एसीटोन में इन्होंने डाला है, I2 डाला है और KOH डाला है। देखो कल जैसे मेरे से क्या नाम है रुचि, तुमने पूछा था, तो तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ठीक है। जब इन्होंने साथ में डाला मतलब एक साथ डाला है, अगर वो मान लो एरो पे लिखते हैं कि पहले तुमने कुछ और डाला है सेकंड में, तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि पहले स्टेप में जो डाला उसके साथ रिएक्शन कराओ, फिर सेकंड में डाला है उसके साथ कराओ, ठीक है। तो जब भी तुम आइडोफॉर्म रिएक्शन कराते हो तो ऐसे ही लिखा जाता है कि NOH हो सकता है मान लो I2 की प्रेजेंस में, KOH I2, या तुम्हें मान लो वो NaOI दे रखा हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है तुम लोगों को, ठीक है। वो आइडोफॉर्म ही होगी क्योंकि यहाँ पे आयोडीन है। अगर Br होगी तो तुम उसको फिर ब्रोमोफॉर्म बोलोगे, क्लोरोफॉर्म बोलोगे, ठीक है। तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो आपका क्या बनेगा, CHI3 बनेगा,
क्लोरोफॉर्म होता तो CHCl3 होता, ब्रोमोफॉर्म होता तो फिर वो CHBr3 होता। मैम हाँ मैम मुझे इसमें ये पूछना है मैम, इसमें सॉल्ट बनता है और इसमें अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा एसिड बनता है ना। एसिटिक एसिड मत लगा के आना, जो आपका इसमें मेजर प्रोडक्ट होगा मैम अभी हाइड्रोजन। H+ नहीं डाला ना उनने, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैम salt- अगर क्वेश्चन में मैं H+ ना दिया हो तो हम सिर्फ सॉल्ट बना के आएंगे। हाँ हाँ बेटा, CH3COK+ बना के आओगे, पोटेशियम का सोल्ट। आफ्टर हाइड्रोलिसिस आपका वो हो जाएगा एसिटिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो, बस होने ही वाले हैं खत्म। इथेनॉल को प्रिपेयर कर सकते हो, बताओ भाई कौन सी रिएक्शन से? मैम ये गलत हो गया था, मैंने ए लगा मैंने दिया नहीं किया था। मैम ये वाला। ये MS चौहान से क्वेश्चन डाला हुआ है, जो कि क्लास में भी मैम पढ़ाया था। Ag2O कहाँ पे है, ये Ag2O वाला? देखो सुनो, देखना अभी नोट्स में, देखना तुम लोग अपने, कोई भी नोट्स हो तुम्हारे पास। मैम NCERT में बता दो आप एक बार। NCERT में नहीं मैम मैं उसी से करती हूँ क्योंकि सारा वही नोट्स देखो, है। देखो क्या होता है ना रुचि, कई बार ना कुछ रिएक्शन NCERT में नहीं होते बट नीट वाले दे देते हैं। जैसे पिछली बार भी हुआ था, एक रिएक्शन थी अपने की आइसोसाइनाइड की रिएक्शन, जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराते हो तो क्या बनता है, वो NCERT में नहीं मिलेगी तुम्हें, बट वो पेपर में आ गई थी। तो वही रिडक्शन नहीं हो रहा था उसमें? उसमें सेकेंडरी अमीन बन रहा था, जैसे हम प्राइमरी मैम अमीन हो तो रिडक्शन ही रहा था ना, लेकिन हाँ, तो मैम वही चीज है, उतना वो नहीं है, रिलेटेड है, वो रिडक्शन ही करता है उसमें हमेशा। इसमें भी थोड़ी थोड़ी बातें जैसे बोली हुई हैं। ठीक है, जैसे Ag क्या है तुम्हारा, Ag का जो प्यार है वो हेलोजन के साथ बहुत ज्यादा है, ये तुम लोगों को मालूम है ना। AgCl हो गया, AgBr हो गया, है ना, AgF हो गया। तो ये वाली जो रिएक्शन है इस केस में क्या करेगा, रिएक्शन को बहुत फास्ट कर देगा एज कंपेयर टू ऊपर वाला, और ऊपर से तुम बॉयल भी कर रहे हो, समझ रहे हो। तो Ag का प्यार ज्यादा होने की वजह से हेलोजन के लिए जो सेकंड वाली रिएक्शन है वो ज्यादा जल्दी होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट वाला। ठीक है, और इसीलिए इसका रिएक्शन का जो मैं आंसर है वो बी मार्क कर रही हूँ, बाय सेकंड रिएक्शन। अगर नहीं लिखा हुआ है एक बार लिख लो अपनी नोटबुक में, बस ये लिख लेना Ag लव्स हेलोजन, तुम कर लोगे क्वेश्चन। ये वाला करो बेटा, कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन है। मैम ये भी नहीं करा मैंने। ए होगा मैम इसका तो। है क्यों नहीं करा भाई? पॉलीमर ऑफ मैम याद नहीं आ रहा था मुझे। स्टार्च से पॉलीमर और अल्फा ग्लूकोज ना, अल्फा ग्लूकोज के लंबे 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 चेन बनाते जाओ, स्टार्च बन जाएगा तुम्हारा। ये बाकी सारे गलत है, बाकी सारे गलत है। ये वाला करो बच्चे, अगर आप मुझसे पूछने चाहोगे मैम बी है, मैम बी है इसका। बी बी आपको क्या करना है बच्चे, वही सेम आपको फॉर्मूला आना चाहिए, K इज इक्वल टू 2.303/T, T को मैं वहां ले जाती हूँ लोग A0/80, या आप A लिख लो इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे आपको बोला पॉजिटिव स्लोप आना चाहिए, तो पॉजिटिव स्लोप जो है इसी के बीच में आएगा बेटा, माइनस लोगी A वर्सेस T। अब यहाँ पे भी हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, NCERT नो मैम ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तुम ही नहीं ना रुचि, और भी है, हम ये गलत करके आए। देख लो। log 10 होना चाहिए था, लगा वही तो मुझे। मैं बोल रही हूँ ना, अरे अब मेरे को पता है कहाँ गलती हो सकती है, वहीं पे मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि करोगे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। कोई बात नहीं, अभी ध्यान रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अगर आप लोग गलत कर रहे हो ना, अगर आपने उसी टाइम ही सबक ले लिया, एनालिसिस कर लिया, तो डोंट वरी, वो चीज आगे गलत नहीं होगी। ये वाला क्वेश्चन बेटा, मैम इसका डी होगा। मैम गलत हो गया मैम ये वाला। गलत हो गया क्यों? मैम पता नहीं, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना था, क्या करना था। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच का एनर्जी डिफरेंस गिवन है, तुम लोगों को वेवलेंथ निकालना है, तो निकाल दो इसको। डेल्टा ई क्या हो जाएगा, Hc/λ। यस E2 मैम। -E1 होगा ना, क्योंकि आपका वही दिया हुआ है। तो E2 A-1 दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ बेटा इसको, जूल। Hc/λ, इसको यूनिट देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ साथ लेके चला करो। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा आपको निकालना, तो जूल से जूल गया, सेकेंड से पर सेकेंड गया, तो लैम्डा आपका किस में आने वाला है, मीटर। इसको सोल्व करना, कोई कैलकुलेशन की उसकी सॉरी कैलकुलेटर की नीड नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा तुम्हारा 4 पॉइंट। कैसे आएगा मैं बता भी देती हूँ, सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा तुम्हारा, इसको सोल्व कर लेना, यही आ जाएगा।
अब कैलकुलेशन में गलत हुई है वो फिर बच्चे आपको देखना है। चलो जी, ये तो भाई साहब ये तो कराए होगे, इसमें तो मेरी वो क्या बोलते हैं उसको, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कीड़ा। यस मैम। फैट सोलुबल कौन मैम से ये होते हैं? सही है। कीड़ा, कीड़ा कीड़ा। तो बी वाला इसका क्या होगा? फैट सोलुबल प्रोटीन, सॉरी प्रोटीन बोल रही हूँ, विटामिन नहीं होगा। 91 बेटा। मैम ये क्वेश्चन आपने क्लास में कराया था तो मुझे याद आ गया एकदम वहाँ पे। मैम डी है इसका। मैम डी देखो होगा। इसमें क्या करना है अपने को, केसी गिवन है Yes, आपको, ma'am. केसी गिवन है, इस इक्वेशन को देखो उल्टा कर दिया तो हम केसी को भी उल्टा कर देंगे। इसको इन्होंने किससे डिवाइड किया? 2 से किया, तो हम इसका अंडर द रूट ले लेंगे, यानी कि 1/8। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को वैसे लीव कर देना था क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन स्किप करा था मैम ये। हाँ, यही लेकिन वाला करा था मैंने। मुश्किल नहीं है इजी, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी थी, मैं बता देती हूँ। एक बार आप पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। यस मैम, कैलकुलेशन तो बहुत थी इसमें। हाँ, द रेट ऑफ रिएक्शन ए डबल ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो सबसे पहले मैं आरएनएस इक्वेशन लिख देती हूँ, डबल हो गया रेट तो मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ। ठीक है, EA बाई आर, EA बाई 2.303 आर। ठीक है, टेम्परेचर भी मैं लिख देती हूँ। ठीक है, इतना तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा जो आप आरएनएस इक्वेशन पढ़ते हो। log K2 by K1 इज इक्वल टू EA by 2.303 by 1/T1 minus 1/T2। अब वो बोल रहे हैं हाउ मच, इधर देखो, how much temperature of reaction B should be increased from 300 Kelvin so that rate double if activation energy of the reaction B is twice of A। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या ले लेती हूँ, रेट तो डबल ही हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी ट्वाइस हो गया है पहले वाले की, है ना, और यहाँ पे सेम रहेगा 2.303 आर। ठीक है, 1/300, T2 हमें नहीं पता है तो इन दोनों को डिवाइड कर दो। क्या तुम यहाँ से T2 निकाल सकते हो? ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तुम T2 निकाल सकते हो, लेकिन वो आपका आंसर नहीं होगा T2। उसने पूछा है कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। यस जब आप मैम। इसको सोल्व करोगे तो 304 पॉइंट समथिंग आएगा, तो चेंज कितना हुआ? 4.9। मैम वैसे भी T2 आंसर भी नहीं है मैम, देखो कोई 300 में है ही नहीं। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक बोला, वैसे भी कोई वैसा है भी नहीं, तो आपको माइनस करना पड़ेगा कि इतना चेंज आएगा। मैम कोई भी, एक सेकेंड बेटा क्या बोल रहे हो मैम, कोई भी बी विटामिन नहीं होता है फैट सोलुबल बिटवीन B16 B12। नहीं, विटामिन बी नहीं आएगा बेटा, सिर्फ फैट सोलुबल आपको 4 ही याद रखना है, KEDA। जो तुम पूछ रही हो ना वो स्टोरेज में आ जाएगा कि स्टोर कौन करता है। ठीक है, तो उसमें आपका विटामिन B12 ऐसा कुछ एक्सेप्शन है। सच बताओ मुझे भी ये रटने वाली चीजें इतनी याद नहीं होती है। ठीक है, मैम तो सेम क्वेश्चन मैंने कल ही किया था, तो मेरा उसमें मैंने 4 मार्क किया, उसमें लिख रहा है 5 है इसका आंसर, स्टोर्ड इन बॉडी लिखा हुआ है। हाँ, फिर तो विटामिन B12 आई थिंक तुमने उसके अंदर काउंट नहीं किया था। मैम मेरे को पता था B12 होता है, लेकिन मैंने सोचा कि फैट सोल्यूबल ही स्टोर होता है बॉडी में और वाटर सोल्यूबल नहीं होता, इसलिए अच्छा, मैंने वो लिख दिया था। नहीं नहीं, वो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। ठीक है, चलो चलूं आगे, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, देखना एक बार 92। चलो, यस मैम। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, एक तो फैट सोलुबल वाला ये ध्यान रखना, और तुम्हारे एनसीईआरटी की लाइंस है ये, वो बॉडी स्टोर क्या बोलते हैं, कौन स्टोर होता है, तो उसमें विटामिन एक्सेप्ट करके तुम्हारे ब्रैकेट में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो ये चीज थोड़ी सी याद रखना। ठीक है, याद रखनी पड़ेगी, मुझे याद नहीं रहती है, मुझे करनी भी नहीं है याद करके, तुम लोगों को पेपर देना तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, इधर देखो, ये वाला देखो बेटा, फिनोप्थलीन पीएच डिपेंडेंट इंडिकेटर है, रिमेन कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड गिव्स पिंक कलर। ये तो तुम लैब में भी करते हो। यस मैम, रीजन समझ नहीं आ रहा था। मैं बता दूं, देखो बेसिक मीडियम में जब आपका फिनोप्थलीन जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है वो डिसोसिएट होगा, तब भी वो पिंक कलर शो कर रहा है। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में वो कलर होता है, मतलब पिंक कलर दिखाता है, एंड एसिडिक में कलरलेस होता है। तो फर्स्ट वन इज ट्रू। मैम बेसिक में दिखाता है ना पिंक, बेसिक में। हाँ, बेसिक में पिंक दिखाता है। फिनोप्थलीन इज अ वीक एसिड, इट डज नॉट डिसोसिएट। ये तो गलत हो गया ना, अगर वो डिसोसिएट ही नहीं कर रहा। ठीक है, अगर वो डिसोसिएट नहीं कर रहा तो फिर वो पिंक कलर कैसे दिखाएगा, तो बी वाला रीजन आपका फॉल्स हो जाएगा। ये वाला, ये तो तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन है भाई। 150। 150,
या मैम 156? मैंने 156 लगाया था। मैम 156। भाई अब तुम 150 लगाओगे तो अब कैलकुलेशन हो जाएगी बेटा मिस्टेक। 156 मैम। ठीक मैम है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। 120 दिया हुआ है, का ये क्या होगा बेटा 2/5 हो जाएगा, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा 180 मैम ये तो into, सिंपल है। ठीक है कर लोगे ना? यस मैम। चलो फिर ये वाला करो बेटा, मैम डी बस है इसका। 5 मिनट दे दो मेरे को, हो जाएगा अपना। मैम डी लगाया इसका मैंने। बाकी बच्चे एक बार देख लो। तुम लोग ना मेरे को कुछ बच्चे बता नहीं रहे हो गलत है या सही है, अब मैं पिटाई कर दूंगी। अगर तुम मेरे पास ऑफलाइन होते ना, मैं एक एक के डेस्क पे जाके पिटाई करती, तुम बोलते ही नहीं हो कुछ भी। बताओ क्या करके आए थे, रुचि तुम मत बोलना। हाँ बताओ, ब्रोमीन वाटर के साथ क्या मैम ये क्वेश्चन छोड़ दिया था मैंने। इतने मारो तुम लोग भी ये ऐसे। मैम ये सब एनसीईआरटी से होते हैं, मैम मैम इसलिए मेरा भी डी एनसीईआरटी आया पढ़नी था। चाहिए। ये तो अमीन चैप्टर से है, ये तो बहुत वो क्या बोलते हैं इसको, ओएच से भी ज्यादा इसमें क्या है ताकत है, ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, तो ये सारे पोजीशन पे लगा देगा भैया बी आर। यार अब तुम ये वाली रिएक्शन भी छोड़ के आओगे ना अब तुम डिसअपॉइंट कर दे रहे हो। उसके बाद सोडियम नाइट्राइट बाय कौन सी है, डाइजोटाइजेशन N2HCl बना, देखो मैं यही बना दे रही हूँ अब, है ना। यस मैम। फिर तुम कहोगे मैम रखा तो आपने 4:30 का टाइम था, इतनी देर लगा दी। N2Cl, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या डाला, BF4 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl कन्वर्टेड इनटू टेट्राफ्लोरोबोरेट और हीट करके, तो बस यहाँ पे फ्लोरीन लगा देना, आ गया तुम्हारा आंसर। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा। मैम ऑप्शन में था तो मैंने नहीं किया ये वाला। अच्छा हाँ, इसका बी होगा, इसमें 10 करने होते हैं ना। यस इसलिए मैम, वो तो छोड़ा कुछ था छोड़ मैम। भी होते हैं। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है ईएमएफ इतना आना चाहिए, तो बताओ भाई एल्यूमिनियम का क्या होगा, बी आ जाएगा इसका। बी। आप दोनों का या तो रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लो या कैसे मर्जी कर लो, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट लगा लेना रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करके। 97 बताओ बेटा। मैम ए है इसका। बाकी बच्चे एक बार चेक कर लो। मैम एक बार चेक करके आप बता दो क्या है, मेरा गलत हो सकता है इसे। मैम ए होगा। देखो ली चैटलर प्रिंसिपल सबको मालूम है, प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। वो बोल रहे हैं अगर तुम टोटल प्रेशर बढ़ा देते हो, है ना, एट विच द तुम्हारा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है, तो टोटल प्रेशर जब तुम बढ़ा देते हो तो भैया बताओ के पे क्या होगा फल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा अगर तुम टेम्परेचर भी चेंज नहीं करे तो? नहीं मैम, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ही आपका चेंज नहीं होता तो के विल रिमेन सेम। ये सिर्फ क्वेश्चन का स्टेटमेंट इतना बड़ा कर दिया, आंसर कुछ भी नहीं था, मतलब टेम्परेचर और मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन पे करता है। टेम्परेचर ऑफ मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी। हाँ कंपोजिशन जरूर चेंज होगा, बट जब तुम उसका के निकालोगे तो वो सेम ही आएगा। अगर तुम अरे ये देखो, ये वाला तो मैंने तुमको ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिया है ना, नीट में ऐसे क्वेश्चन आने वाला है एक 4 नंबर का। ए होगा इसका तो। आपको क्या पूछा, मैम मैंने भी वही था। ये भी स्क्वायर प्लेनर है, ये सीसो है, सीसो, ये टेट्राहेड्रल है, एंड दिस वन इज निकल पैलेडियम प्लेटिनम का। D8 में सारे स्क्वायर प्लेनर होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड। अब मैम ये क्या बोल गए आप, समझ में आ गया ना क्या बोल गई? यस मैम आ गया। ठीक है, वैसे 20 बच्चे अभी तक बैठे रहे मेरे साथ, वेल डन बच्चों। 99 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा प्रीवियस ईयर ही है। करो भाई इसको सॉल्व करो। सॉल्व आंसर करो। क्या था इसका? मैम मेरा तो सी आया था इसका। सी आया था क्या साक्षी का? यस मैम। अच्छा, मेरे ख्याल से सी ही है इसका आंसर, मेरे पास है नहीं इसका आंसर, क्योंकि वो जितने क्वेश्चन थे वो हो गए हैं। ठीक है, मैम ये चलो थोड़ा इसमें गलत हो गया मेरा। निकाल के देख लेते हैं। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब समझ गए थे ना क्या था, मैक्सिमम एनर्जी। यस मैम। मैक्सिमम एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी का मतलब क्या है, लाइमन में N1 1 होगा और N2 इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी। बालमर में बताओ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी, यानी कि N1 2 और N2 3। इन्फिनिटी। लगाओ, मैम N1 2 होगा और N2 3। RH into Z 1/N1 यानी कि 1
इसको ऐसे ही लिख देती हूँ मैं, Z1 होगा इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आपका आ जाएगा 1/λ RH के बराबर। ये हो गया λ1। ऐसे तुम बालमर के लिए निकाल लोगे क्या? मैम मैंने Z नहीं लिया था इसलिए Yes, गलत हो ma'am. गया, मेरा समझ आ गया। क्या हो गया बेटा? मैम Z नहीं लिया था मैंने, वो HE वाला, हाँ मैम वरना मेरा भी C आ रहा था। ठीक है। हीलियम का क्या होगा? Z आपको पुट करना है, हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है। RH क्या होता है? Z², है ना, RH Z², तो Z वहां Yes, पे ma'am. पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, एकदम मजे से आएगा 9λ1/5। अगर नहीं Yes, पुट करोगे ma'am. तो फिर A आएगा और वो नेगेटिव में जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? अब ये वाली बातें भी उसको ही समझ में आएंगी जिसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है। जिसने नहीं पढ़ा उसको शायद बेटा नहीं समझ में आएगा कि मैम ये कैसे करा दिया। ठीक है, आपका फॉर्मूला होता है ना बेटा वेव नंबर वाला, वही फॉर्मूला लगाया मैंने, Yes, ma'am. n² - 1/n², बस उसी को ही लेके मैंने पुट किया। मैम सेम फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़ा था, वो याद था। चलो कहीं से तो करो, कहीं से तो भला हो जाए। ये वाला क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी की लाइन से उठ के आया ना? हाँ मैम, K2CR2 और ये पहले ही आ चुका है। आप प्रेफर करते हो यस एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ओवर सोडियम डाइक्रोमेट। K2CR2O7 की सोलिबिलिटी कम होती है Na2Cr2O7 से, तो ये गलत है, ऊपर वाली स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू ट्रू, यस मैम। तो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। मैम मैंने ये समझा सही था, मैंने ऑप्शन गलत लगा दिया लेकिन। वाओ, आगे से मत लगाना। तो लास्ट में मैं आप सबको बोलना चाहूंगी, ऑप्शन में सब में ऐसे बोथ बोथ लिख दिया था ना, वो हाँ गलत वो है। गलती है, यहाँ पे बोथ नहीं आना चाहिए, यहाँ पे स्टेटमेंट ही आना चाहिए था, ना यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, अब कोई नहीं, टाइपिंग एरर हो गई। मैम वो जो अमीन वाला क्वेश्चन था ना, मैंने वहाँ पे जो ब्रोमीन तीनों जगह पे N2Cl जहाँ बनाना था, मैंने वहाँ NaCN पढ़ दिया था सोडियम नाइट्राइड की जगह। अच्छा, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 दिया हुआ है ना? हाँ, और मैंने